शैडो किंग एक बहुत ही बेरहम इंडिविजुअल था। वो रिबेट के डार्क मून हॉल को कंट्रोल करता था और अक्सर ही ऐसी हरकतें करता था जो फैमिलीज को डिस्ट्रॉय कर देती थी। वो बाकी के किंग्स के जैसा नहीं था और यही वजह थी कि दूसरे ऑर्डिनरी नोबल्स के ऑपोजिट उसके आदमी भी निडर थे। लेकिन वीर ने केवल अपने पैर मूव करके टेगो अर्ल के अटैक को अवॉइड कर दिया था और तुरंत ही उछलकर टेगो के सिर के ऊपर आ गया था। गुड। टेगो ने यह एक्सपेक्ट किया था कि वीर इसी स्पीड के साथ ही मूव करेगा, लेकिन फिर एक लायन के रोर के साथ उसकी स्पीड को बढ़ाते हुए उसका लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ पंच करता है। ये एक ऐसी चीज थी जो उस ब्लेड से भी कहीं ज्यादा खतरनाक और डरावनी थी जो उसने पकड़ कर रखा हुआ था। ये देखने के बाद अब हर किसी को इस बात का एहसास हो गया था कि टेगो अर्ल की प्रोफिशिएंसी उसकी नाइव्स में नहीं बल्कि एक्चुअल में उसकी फर्स्ट स्किल्स में है। जो अटैक उसने अपने नाइफ के साथ किया था वो केवल वीर को ट्रिक करने के लिए किया था। बहुत ही खतरनाक बंदा है, हो ना हो ये जरूर ही डार्क मून हॉल का एक हिस्सा होगा। रेबेका मन ही मन सोचती है, वीर रहेजा या तो अब मरेगा या फिर बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाएगा। स्वॉर्डनो और बाकी सब अंदाजा लगाते हैं। वीर बहुत ही फास्ट था, लेकिन टेगो अर्ल एंटिसिपेट करके वीर की स्पीड के साथ मैच कर सकता था। वो दोनों के दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब थे और टेगो वीर के मुकाबले कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटर था। ऐसे में अगर टेगो वीर पर दया नहीं दिखाएगा तो वीर की जान जाते हुए समय नहीं लगेगा। लेकिन टेगो के फेशियल एक्सप्रेशंस देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि वो कहीं से भी दया दिखाने वाला है। इस तरफ जैसे ही वो फिस्ट जैसा टाइगर वीर की तरफ आता है, वीर अपनी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ा देता है। हवा में फिर वो किसी हॉक के जैसे चारों ओर उड़ता हुआ टेगो अर्ल के फिस्ट अटैक को अवॉइड कर देता है। उसके बाद फिर अपने दुश्मन यानी टेगो अर्ल की गर्दन को स्लैश करने के लिए वो अपने गोस्ट टीथ नाइफ का इस्तेमाल करता है। वीर के ऐसा करते ही उस टेगो अर्ल की गर्दन पर एक छोटा सा स्लाइस हो जाता है। हालांकि वो कट बहुत ज्यादा गहरा नहीं था, पर फिर भी वो ब्लीड कर रहा था और तो और उसमें से एक पर्पल मिस्ट भी निकल रही थी। वीर रहेजा के पास ये किस तरह के शूज हैं? ये कितने ज्यादा फास्ट हैं? उसकी स्पीड एक मार्कीज की स्पीड के ही बराबर है। रेबेका और बाकी के सभी अर्ल्स इस समय बहुत ही ज्यादा शॉक्ड थे और अपनी आंखों में लालच के साथ वो सब के सब वीर के रैबिट शूज को देख रहे थे। इस तरफ वो टेगो अर्ल टीथ पावर के द्वारा स्ट्राइक हुआ था, लेकिन उसका घाव छोटा था और वो एक अर्ल था, इसीलिए उसकी पावर धीरे धीरे फैल रही थी और यही वजह थी टीथ पावर से मिले डैमेज को होने में अभी भी थोड़ा समय था। वो टेगो अर्ल गुस्से में रोर करता है और वो एक बार फिर से वीर को स्ट्राइक करना चाहता था, लेकिन फिर तभी वो स्प्रिंग आए लाल रंग से फ्लैश होती है। अगले ही पल एक लाल रंग की बॉल ऊपर आसमान में शॉट होती है। वो इतनी ज्यादा फास्ट थी कि खुद वीर भी समय पर रिएक्ट नहीं कर पाया था, लेकिन जब वो और ज्यादा ऊंची चली गई थी तब उसकी स्पीड स्लो हो गई थी और फिर आसमान में 100 मीटर्स तक पहुंचने के बाद वो रेड बॉल एक्सप्लोड हो जाती है। वो किसी आतिशबाजी के जैसा था और उसमें से स्प्रिंग वाटर बाहर आ रहा था। वो कुल मिलाकर 7 से 8 ड्रॉप्स का स्कैटर था। ये देखने के बाद टेगो अर्ल के पास वीर से लड़ने का समय नहीं था। रेबेका और बाकी सब भी इस समय उन रेड वाटर ड्रॉप्स को इकट्ठा करने के लिए तेजी से आसमान की तरफ जाने लग जाते हैं, पर उन लोगों के केवल कुछ दर्जनों मीटर्स तक ही राइज हो पाने के बाद अचानक से ही आसमान में कुछ फ्लैश होता है और वो उन सभी को वापस नीचे भेज देता है। उन रेड वाटर ड्रॉप्स को कलेक्ट करना तो दूर, वो लोग उनकी धूल भी नहीं छू पाए थे। रेबेका और बाकी सब
शॉक्ड रह गए थे। वीर की स्पीड कुछ ज्यादा ही फास्ट थी और वो उस स्प्रिंग वाटर की 2 से 4 ड्रॉप्स लेने वाला था। साफ नजर आ रहा था कि उन लोगों ने वीर की स्पीड को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। एक शूटिंग शैडो की स्पीड के साथ वीर इस समय किसी फीनिक्स के जैसा उड़ रहा था और अपनी इसी स्पीड के साथ वीर हर एक वाटर ड्रॉप को कलेक्ट करने में कामयाब हो गया था और दूसरों के लिए उसने एक भी वाटर ड्रॉप नहीं छोड़ी थी। वीर के इस एक्शन को देखकर हर कोई इतना ज्यादा गुस्से में आ गया था कि वो सब के सब वीर से लड़ना चाहते थे। पर फिर अगले ही पल एक और ऑब ऊपर आसमान में शूट करता हुआ आ जाता है। अपनी आंखों के सामने उस दूसरे ऑर्ब को देखकर हर कोई शॉक्ड रह जाता है और फिर वो सारे के सारे उस स्प्रिंग वाटर को लेने की कोशिश करने लगते हैं जो उस सेकंड बॉल के अंदर मौजूद हो सकता था। पर इससे पहले कि वो लोग कुछ भी कर पाते, वीर ऑलरेडी उड़ता हुआ लाइट की उस बॉल की तरफ चला जाता है और उसके एक्सप्लोड होने से ही पहले उसे पकड़ लेता है। लाल रंग की वो चीज वीर के हाथों में किसी जेली के ग्लोब के जैसी थी और फिर बिना एक सेकंड की हिचकिचाहट के वीर उसे अपने मुंह में डाल लेता है और निगल जाता है। ये देखकर रेबेका और दूसरे अर्ल्स और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। पर फिर तभी वो लोग देखते हैं कि वहां पर एक और रेड ऑब आ रहा है। यह स्प्रिंग वाटर की तीसरी ड्रॉप है, इसलिए यहाँ पर हासिल करने के लिए जरूर ही बहुत कुछ है। रेबेका और बाकी के सभी दूसरे अर्ल्स अब उस आने वाली बॉल को हासिल करना चाहते थे, पर एक बार फिर से वही चीज होती है। वीर बहुत ही ज्यादा तेजी से मूव करता है। इससे पहले कि लाइट की वो बॉल एक्सप्लोड भी कर पाती, वीर उसे पकड़ता है और अपने मुंह में निगल लेता है। लाल रंग का वो जेली जैसा लिक्विड वीर के पेट के अंदर पावर के साथ बढ़ता है और इस तरह की दबंग स्ट्रेंथ ऐसी महसूस होती है जैसे कि वो वीर को चीर कर रख देगी और इसीलिए वीर तुरंत ही यिन यांग चेंज का इस्तेमाल करता है। वीर उस पावर को एनर्जी में बदल देता है जिससे वो उसे इस्तेमाल कर सके और फिर वो द स्टोरी ऑफ जीन्स को उसे एब्जॉर्ब करने देता है। हालांकि ये बात और थी कि उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना मुश्किल था। स्प्रिंग वाटर की कमाल की पावर उसके वेन्स के अंदर स्वेल हो रही थी और एक सीजलेस साइकिल के साथ वो उसकी पूरी की पूरी बॉडी में दौड़ रही थी। जितनी बार भी ये हो रहा था उतनी बार उस तादाद की एक सर्टेन अमाउंट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है जो कि वीर के लिए सुटेबल थी। जैसे ही ऐसा होता है, वीर की ब्लड वेसल्स में एक ऐसा स्ट्रेस पैदा होता है जो ठीक उसी तरह से था जैसे कि नाइव्स के द्वारा बार बार लगातार कट हो रहा हो। वो बहुत ही ज्यादा पेनफुल था, लेकिन फिर भी वीर उस दर्द को बर्दाश्त करता जा रहा था और साथ ही साथ उस स्प्रिंग की आंख की तरफ देख रहा था, इस उम्मीद में कि उसे उसमें से और ज्यादा से ज्यादा स्प्रिंग वाटर निकलता हुआ नजर आए। सरप्राइजिंगली वो स्प्रिंग वाटर शुरुआत में बहुत ही ज्यादा क्विक था और अब वो लाइट की स्पीड के जैसा आ रहा था और यही वजह थी कि जब वो पहले अपीयर होता था तब कोई भी रिएक्ट नहीं कर पाता था, पर जब भी वो पानी की बूंदें फाइनली स्लो होना शुरू होती थी, वीर रिएक्ट करने वालों में सबसे पहला रहता था। वीर की स्पीड अर्ल्स से भी कहीं ज्यादा तेज थी और इसलिए उन लोगों के पास वीर के अगेंस्ट कंपीट करने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। और फिर टैंग, स्प्रिंग की आंख से एक और रेड बॉल फ्लैश होती है और स्प्रिंग वाटर का एक और रेड ऑब ऊपर आसमान की तरफ शॉट होता है। तुम लोग जाकर वीर रहे जाको रोको, मैं उस स्प्रिंग वाटर को लेकर फिर उसे बांट दूंगी, नहीं तो जैसी वीर की स्पीड है वो हमें कुछ भी हासिल करने नहीं देगा। रेबेका चिल्लाते हुए कहती है। जिन लोगों को वहां पर स्प्रिंग के लिए चुना गया था वो लोग बेवकूफ नहीं थे, बाकी के एलीट्स अर्ल्स थे और यही वजह थी कि वो किंग्स के द्वारा सेलेक्ट किए गए थे और यही वजह थी कि रेबेका की बात सुनने के बाद सभी अर्ल्स वीर को और ज्यादा स्प्रिंग वाटर हासिल करने से रोकने के लिए तुरंत ही मूव करते हैं। अचानक से ही एक अच्छी खासी पावर
वीर को टारगेट करने के लिए उसकी तरफ मुड़ती है। सभी अर्ल्स अपनी अपनी स्ट्रेंथ को बुला लेते हैं और भले ही उन लोगों ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो लोग सीधा सीधा वीर को जान से मार डालेंगे, लेकिन और कुछ नहीं तो कम से कम वो लोग कुछ समय के लिए वीर को रोकने के बारे में तो सोच ही रहे थे। इस दौरान रेबेका उस रेड बॉल के पीछे भागती है। अगर किसी और अर्ल ने उस रेड बॉल के पीछे जाने की इच्छा जताई होती तो बाकी शायद उस पर इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन रेबेका मूनव्हील किंग की सबसे बड़ी बेटी थी और इसीलिए सब जानते थे कि वो स्प्रिंग वाटर को शेयर करने के अपने वादे को नहीं तोड़ेगी, क्योंकि अगर वो ऐसा कुछ भी करती है तो ये न सिर्फ उसकी रेपुटेशन के लिए खराब होगा बल्कि उसके पिता की रेपुटेशन के लिए भी सही नहीं होगा। अचानक से ही ड्रैगन रोर करते हैं और खतरनाक लाइट्स, स्मोक और शैडोज वीर का पीछा करने लग जाती हैं। लेकिन वीर के मूवमेंट्स एक बार फिर से ऐसे बदल जाते हैं जैसे कि मानो वो नाच रहा हो। उसकी बॉडी की स्पीड तेज होकर सीधा उन अर्ल्स के अटैक के बगल से होकर गुजर जाती है। जैसे ही वो रेबेका के बगल से होकर गुजरता है, वो स्प्रिंग वाटर की उस बूंद को चुरा लेता है जो ऑलमोस्ट रेबेका की पकड़ में आ ही चुकी थी। इसकी स्पीड तो किसी ड्यूक की स्पीड के बराबर है। रेबेका और बाकी सभी दूसरे अर्ल्स इस समय दंग रह गए थे और दंग होने के साथ साथ सब गुस्से में आग बबूला भी हो रहे थे। वीर केवल एक बैरन था और उसके बावजूद उसके पास वो खतरनाक शूज थे जो उसे इस तरह की अविश्वसनीय स्पीड दे रहे थे। उसके अगेंस्ट उन अर्ल्स का कोई चांस ही नहीं था और इस बात से तो उन सभी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा हुआ था। और उससे भी ज्यादा बदतर बात ये जानना था कि जैसे ही वीर पानी की उस बूंद को पकड़ता था, वो तुरंत ही उसे पूरा का पूरा निगल जाता है और पीछे थोड़ा सा भी अंश नहीं छोड़ता है। लेकिन उससे भी ज्यादा कंफ्यूजिंग ये बात थी कि जब वीर उस स्प्रिंग वाटर को निगलता था तो उसके बाद उसकी बॉडी उस स्प्रिंग वाटर की अथाह पावर से इंपैक्ट होनी चाहिए थी। उस पावर को उसे अंदर ही अंदर इतना दर्द पहुंचाना चाहिए था कि उसकी वजह से वीर को ऐसा महसूस हो जैसे कि वो मर रहा हो। उसके बावजूद वीर बिना किसी तरह के रिएक्शन को दिखाए इतने सारे स्प्रिंग वाटर को निगल गया था। वो अपने चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं दिखा रहा था, इसलिए वीर को ऐसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो वीर को किसी भी तरह का ऐसा दर्द ही ना हो रहा हो जिसे उसे बर्दाश्त करना पड़े। ऑर्डिनरी लोग एक ड्रॉप निगलने के बाद बैरन्स बन जाते थे। ठीक उसी तरह से एक बैरन जिसने 1 दर्जन ड्रॉप्स को निगला हो वो एक विस्काउंट बन जाता है। वीर ने अब तक 4 या 5 रेड ऑर्ब्स निगल लिए थे और हर एक ऑर्ब में करीब 7 या 8 ड्रॉप्स मौजूद थी। तो उस हिसाब से वीर ने अब तक कम से कम 30 ड्रॉप्स कंज्यूम कर ली हैं और उसके बावजूद कुछ भी नहीं बदला था। पर फिर एक सच ये भी था कि उन लोगों को इस बात का रत्ती भर भी आइडिया नहीं था कि वीर की बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। सच पूछो तो वाकई में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वीर की बॉडी कट रही हो। लेकिन इतने सालों में वीर ने बहुत सा दर्द बर्दाश्त किया था और इसीलिए वो बाकी सब लोगों के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से उस दर्द को हैंडल कर सकता था और उसे छुपा भी लेता था। और इसी तरह से ही वीर स्प्रिंग वाटर को रिफाइन करके अभी भी रेबेका के साथ लड़ पा रहा था। रेबेका और बाकी सब इस चीज को डिटेक्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन किंग्स इस बात को डिटेक्ट कर सकते थे। नाइफ क्वीन की नजर बहुत पारखी है। देखो ना, इतना ज्यादा दर्द बर्दाश्त करने के बाद भी ये इतना ज्यादा काम है। इसने अभी तक एक भी गलती नहीं की है। मुझे नहीं लगता कि अपनी जवानी में भी मैं इतना अच्छे से परफॉर्म कर पाता। ब्लैक मून किंग अपनी आंखों में एडमिरेशन के साथ वीर को देखते हुए कहता है, तो उसमें क्या हो गया है? वहां पर 4 या 5 रेड मिस्ट ऑर्ब्स अब तक आ चुके होंगे और उसने अब तक करीब 30 ड्रॉप्स क्लेम कर लिए हैं और अभी भी उसकी लेवल अप नहीं हुई है। इस टैलेंट के साथ क्या तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि ये किंग बन सकता है? नाइट रिवर किंग के एक्सप्रेशंस दूसरी तरफ देखने में बहुत ही खराब नजर आ रहे थे।
किसे पता, इस समय कुछ भी कह पाना मुश्किल है। ब्लैक मून किंग अपने चेहरे पर स्माइल के साथ कहता है, ये रेड मिस्ट स्प्रिंग बहुत ज्यादा ऑफर कर रहा है, हो सकता है कि ये कुछ और बार इरप्ट हो। वीर रहेजा के शूज बहुत ही ज्यादा अजीब हैं। वो उसे एक ड्यूब की स्पीड दे रहे हैं। रेबेका और बाकी सब एक भी स्प्रिंग वाटर को कलेक्ट नहीं कर पाए हैं। फ्लावर किंग और मून व्हील किंग भी इस समय वैली में हो रही हरकतों को देख रहे थे और उसी को ही देखते हुए फ्लावर किंग कहता है, शायद नहीं। अपने चेहरे पर स्माइल के साथ मून व्हील किंग कहता है और मून व्हील किंग की बात सुनकर फ्लावर किंग अपनी आंखों में शौक के साथ उसे देखता है। हालांकि मून व्हील ने कुछ भी इलेबोरेट नहीं किया था, पर फिर भी फ्लावर किंग ये गेस कर सकता था कि मून व्हील किंग क्या कहने की कोशिश कर रहा है। और फिर पैंग, इस तरफ एक और रेड ऑर्ब स्प्रिंग वाटर में से बाहर निकलता है। वीर अपनी सारी पावर उसकी तरफ जाने के लिए फायर कर देता है। 7 या 8 अर्ल्स एक साथ रोर करते हुए अपनी अपनी पावर्स को अनलीश करते हैं, लेकिन फिर भी वो वीर की स्पीड को मैच नहीं कर पा रहे थे। वीर सीधा उस ऑर्ब के सामने मूव कर जाता है। रेबेका के चेहरे पर इस समय कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस थे। उसने अपने हाथ में एक स्पेल कार्ड पकड़ा हुआ था जो कि टर्टल के शेप का था। उस कार्ड में मौजूद सिंबल्स में से लाइट ग्लो करती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उसे इस्तेमाल करना नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी में उसे उसका इस्तेमाल करना पड़ रहा था। और यही वजह थी कि रेबेका अपने दांत भींचती है और वीर की तरफ उसे फेंकती है। वो स्पेल कार्ड हवा के थ्रू ट्रैवल करते हुए सीधा वीर पर लैंड करता है। वीर उस स्पेल कार्ड को डॉज नहीं करता है और वो स्पेल कार्ड खुद को वीर की बॉडी पर अटैच कर लेता है। जब वो टर्टल स्पेल कार्ड वीर पर लैंड करता है, तब वीर को अपनी बॉडी हैवी होती हुई महसूस होती है। वीर की स्पीड स्लो होना शुरू हो जाती है और उसकी बॉडी की ग्रेविटी उसे इतनी जोर से नीचे की तरफ खींचती है कि वीर ऑलमोस्ट आसमान में से नीचे गिर जाता है। वीर का खून इस समय खौल रहा था और यही वजह थी कि वीर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और गिरने से पहले उस रेड मिस्ट ग्लोब को पकड़ लेता है। द जेड टर्टल स्पेल, तुम्हारे पास ऑलरेडी वीर को स्लो करने का प्लान था? उस स्पेल को देखते हुए जो वीर पर कास्ट हुआ था, फ्लावर किंग मून व्हील किंग से पूछता है। उन शूज की स्पीड भले ही हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने न रखती हो, और अगर इस समय ड्यूक्स वहां फील्ड पर होते तब वो काम भी नहीं करती, लेकिन लोअर लेवल ओपोनेंट्स के अगेंस्ट वो शूज इस लड़के को अनडिफीटेबल बना देते हैं। इसलिए मेरे पास उसे कम करने का एक प्लान पहले से ही मौजूद था। अपनी आवाज में बिना किसी इमोशन के मून व्हील किंग कहता है और उसकी बात सुनकर फ्लावर किंग शॉक्ड रह जाता है। द जेड टर्टल स्पेल ये व्हाइट टर्टल के रिमेन से आया था। उनकी मौजूदगी की तादाद अब केवल 1365 ही रह गई है। उस पर से क्रीचर्स को सप्रेस करने और उन्हें स्लो करने के लिए उन्हें बस एक ही बार इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि किंग्स भी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इतने सालों के बाद केवल कुछ ही बचे हुए हैं। ऐसे में उसे एक बैरन पर इस्तेमाल करना पूरी तरह से बेकार है। अपनी आवाज में शौक के साथ फ्लावर किंग कहता है, और यही वजह थी कि रेबेका ने इसे पहले इस्तेमाल नहीं किया था। उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये स्प्रिंग उसे इतना कुछ प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन क्योंकि वो स्प्रिंग इतना ज्यादा भरपूर है और शूज सिर्फ उसके लिए ही नहीं बल्कि बाकी सबके लिए भी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग साबित हो रहे थे, और इसीलिए रेबेका के पास उस स्पेल को इस्तेमाल करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं रह गई थी। एक गहरी सांस लेते हुए मून व्हील किंग कहता है, उसने एक अच्छा डिसीजन लिया है। अब तक जिस तरह से उस स्प्रिंग ने परफॉर्म किया था, उस हिसाब से मेरा अंदाजा है कि ये स्प्रिंग 3 या 4 बार और इरप्ट होगा। ऐसे में उसे इस्तेमाल करना वर्थ होगा। अगर हम अपने साथ एक भी ड्रॉप वापस लाने में नाकाम रहते हैं
तो मुझे नहीं लगता कि हमारी पत्नियां हमें जल्दी माफ करेंगी। फ्लावर किंग और मून व्हील किंग दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं। इस तरफ वीर की बॉडी अब स्प्रिंग की आई के करीब थी। उसके पैर ऐसे महसूस हो रहे थे जैसे कि मानो लेड के बने हुए हों। वीर अपने रैबिट शूज को फ्यूल करने के लिए अपनी सारी की सारी पावर को लगा देता है, लेकिन अभी भी वीर उतना ही ज्यादा स्लो था जैसे कि तब होता जब उसने वो रैबिट शूज नहीं पहने हुए होते। वीर उस स्पेल कार्ड को खुद से अलग करना चाहता था, लेकिन वो उसकी बॉडी से बहुत ही टाइटली चिपका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो वीर से मैग्नेटाइज हो गया हो और वीर चाहकर भी उसे हटा नहीं पा रहा था। और तो और अपनी कम हुई स्पीड के साथ साथ वीर के कूदने और उड़ने की एबिलिटीज भी रिस्ट्रिक्ट हो गई थी। लेकिन उन सब के अलावा वीर अभी भी अपनी पावर को इस्तेमाल कर पा रहा था। वीर को टर्टल स्पेल के साथ हिट होता हुआ और स्प्रिंग आई के बगल में गिरता हुआ देखकर स्वॉर्ड नो और बाकी सबकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो टेगो अर्ल फिर अपनी टाइगर फिस्ट के साथ वीर को स्ट्राइक करने के लिए तेजी से आगे की तरफ भागता है। जब वीर अपने रैबिट शूज को फुल इफेक्ट में इस्तेमाल करने में कामयाब हो रहा था, तब उसे टेगो अर्ल के किसी भी अटैक का कोई डर नहीं था। पर अब जब वीर की स्पीड इतनी ज्यादा स्लो हो गई थी, तब वो उस टेगो अर्ल की फिस्ट और उसकी हैमरिंग लाइट को डॉज नहीं कर सकता था। हाँ, वीर उस समय स्प्रिंग आई के बगल में मौजूद था, पर फिर भी इस समय चिंता में नहीं था। अगले ही पल वीर फिर अपने सी ऑफ सोल में से कुछ बुलाता है और अचानक से ही रेड मिस्ट उसके राइट हैंड को रैप कर लेती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो वो सिल्क से बना हुआ कोई ग्लव हो। ये वही ग्लव था जो वीर को उस रेड मिस्ट मिंक से मिला था, जिसे वीर ने पहले जान से मारा था। वो एक ग्लव डेविल सोल थी जिसने वीर के हाथ की स्पीड और पावर को बढ़ा दिया था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वीर को अभी भी उस आइटम के अर्ल क्लास को मैच करना था, पर उस ग्लव ने वीर के केवल एक ही हाथ को रैप किया था। लेकिन वीर के लिए वही काफी था। जिन नोबल्स के साथ वीर ने अब तक कंपीट किया था, वो ज्यादा से ज्यादा अर्ल्स थे, और उस पर से उसके सामने मौजूद ये विस्काउंट्स अभी ही अर्ल्स बने थे। ऐसे में वो लोग उस ग्लव के मुकाबले ज्यादा से ज्यादा थोड़े ही और स्ट्रांग होंगे, और जहां तक है वो लोग कमजोर ही होंगे। अपने मन में इसी ख्याल के साथ वीर उस ग्लव को पहनता है और अपने गोस्ट टीथ नाइफ को अपने हाथ में पकड़ता है। अपनी तरफ आने वाली स्ट्राइक को देखकर वीर उसे अवॉइड नहीं करता है, बल्कि वो सीधा उसकी तरफ अपना खुद का अटैक फेंकता है। क्योंकि स्पेल अभी तक विस्काउंट नहीं बनी थी, इसलिए वीर जेड स्किन का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, और न ही वो रियल ब्लड और प्रोफेसर मंत्रा का इस्तेमाल कर सकता था। और यही वजह थी कि टेगो अर्ल के साथ लड़ने के लिए वीर केवल एक स्टोरी ऑफ जीन्स का इस्तेमाल कर सकता था। वीर को टेगो अर्ल के साथ लड़ता हुआ देखकर वहां पर मौजूद सभी लोगों की आईब्रोज सिकुड़ जाती हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि एक बैरन एक टेगो अर्ल को हराने की उम्मीद कर सकता है। उस पर से वीर ने अपना मार्कीज आर्मर भी नहीं पहना हुआ था। ऐसे में वो केवल एक ही पंच में मारा जा सकता था। वो टेगो अर्ल वीर को अपनी फिस्ट की तरफ स्लैश करता हुआ देखता है, और उसे देखते ही वो बहुत ही ज्यादा बेरहम नजर आने लग जाता है। वो टेगो अर्ल फिर अपनी स्पीड बढ़ाता है, इस उम्मीद में कि वो वीर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। अगले ही पल लाइट का एक ब्लैक टाइगर पंच वीर की तरफ रोर करता हुआ आता है। वो शायद वीर को धूल में बदलने जा रहा था। गोस्ट टीथ नाइफ का ब्लेड पर्पल ब्लैक था। बिना किसी गॉड लाइट या गॉडली प्रेजेंस के वो अटैक जो उस फिस्ट से टकराने के लिए आगे आया था, वो बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी नजर आ रहा था। और फिर दूसरों की नजरों में वो खतरनाक अटैक देखने में बहुत ही ज्यादा कमाल का नजर आ रहा था, लेकिन वो उस गोस्ट टीथ नाइफ के द्वारा कट हो गया था।
ऊपर से लेकर नीचे तक वो 2 टुकड़ों में स्लाइस हो गया था। गोस्ट टीथ नाइफ और टेगो की फिस्ट एक दूसरे के अगेंस्ट आती है और अगले ही पल वहां पर एक डोंग की आवाज आती है। वीर अपनी जगह से हिले डुले बिना वहीं पर ही खड़ा रहता है। वहीं दूसरी तरफ वो टेगो लड़खड़ाते हुए 4 कदम पीछे की तरफ चला जाता है। उसकी फिस्ट में एक बहुत ही ऑब्वियस नाइफ मार्क मौजूद था और उस अर्ल की उंगलियों के बीच में से ब्लड लीक हो रहा था। इम्पॉसिबल। वो टेगो अर्ल इस नजारे को देखकर शॉक्ड रह गया था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस समय कैसे रिएक्ट करे। और बस केवल टेगो अर्ल ही नहीं बल्कि बाकी के दूसरे अर्ल्स भी अपनी आंखों के सामने के इस नजारे को देखकर दंग थे। वो ग्लव, उसके उस ग्लव के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। वो एक पावरफुल ट्रेजर है जिसने इसकी स्ट्रेंथ और स्पीड को बढ़ा दिया है। रेबेका एक हाफ डेटी की वारिस थी और यही वजह थी कि उसे एक ऑर्डिनरी अर्ल से कहीं ज्यादा नॉलेज थी और इसीलिए उसे प्रॉब्लम को समझते देर नहीं लगी थी। और फिर पैंग! इससे पहले कि सबकी तंद्रा टूट पाती, स्प्रिंग की वो आय एक और रेड लाइट अनलीश करती है और ऐसा होते ही और ज्यादा से ज्यादा स्प्रिंग वाटर हासिल करने के लिए वहां पर आ जाता है। उसके मूवमेंट की स्पीड इस समय जेड टर्टल स्पेल के द्वारा सप्रेस्ड है। वो हमसे और स्प्रिंग वाटर नहीं चुरा सकता है, इसलिए उसे इग्नोर कर दो। एक अर्ल चिल्लाते हुए कहता है। हालांकि ये बात और थी कि रेबेका और दूसरे अर्ल्स ने ऑलरेडी इस बात को रियलाइज कर लिया था और यही वजह थी कि वो लोग चुपचाप उस स्प्रिंग वाटर के पीछे तेजी से जाने लग जाते हैं। रेबेका और बाकी सब ये बता सकते थे कि वीर के हाथ की स्पीड और पावर दोनों की दोनों ही बढ़ गई हैं, पर वो अभी भी मूव करने के हिसाब से बहुत ज्यादा स्लो है। वो ना तो उड़ सकता है और न ही उन लोगों के लिए कोई खास खतरा साबित हो सकता है। लेकिन इस ख्याल ने उस अर्ल को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल बना दिया था जिसने चिल्लाते हुए वो बात कही थी। बाकी के अर्ल्स ऑलरेडी उस स्प्रिंग वाटर की तरफ मूव कर रहे थे। बिजली की स्पीड के साथ एक लाल रंग की लाइट उस स्प्रिंग की आंख में से शॉट होती है। रेबेका और बाकी सब इस बार उस स्प्रिंग वाटर को चुराने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, पर जैसे ही वो लाइट फायर होकर बाहर की तरफ आती है, एक हाथ जमीन पर से केवल 2 मीटर ऊपर ही उसे छीन लेता है और फिर उस रेड मिस्ट स्प्रिंग की रेड बीम में से और भी ज्यादा रेड बॉल्स बाहर निकलने लग जाती हैं। वीर के हाथ को देखकर हर कोई इस समय शॉक्ड रह गया था। वीर इस समय स्प्रिंग की आय के पास खड़ा हुआ था और सब शॉक और सरप्राइज में खोए हुए इस समय उसे देख रहे थे। वो स्प्रिंग वाटर रैंडम था। जब स्प्रिंग में से एक ड्रॉप राइज होती थी तब वो पहले लाइट की स्पीड के साथ मूव करती थी, यहाँ तक कि माकीज उन ड्रॉपलेट्स के पैदा होने के ठीक बाद उन्हें हासिल नहीं कर सकते थे। लेकिन वीर केवल अपने हाथों से ही उसे हासिल करने में कामयाब हो गया था और ये बात काफी ज्यादा शॉकिंग थी। इत्तेफाक! रेबेका को अपनी आंखों के सामने हो रहे नजारे पर चाहकर भी भरोसा नहीं हो पा रहा था और वो अपनी आईब्रोज सिकोड़ते हुए मन ही मन सोचती है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। अपनी आंखें वीर पर ही टिका कर रखते हुए नाइट रिवर किंग कहता है, और सिर्फ नाइट रिवर किंग ही नहीं, मून व्हील किंग और बाकी सबको भी इस बात का एहसास हो गया था। जो कुछ भी वहां पर हुआ था वो बाय चांस नहीं था और उस चीज ने उन सभी को शॉक्ड कर दिया था। हम उसे उस रेड मिस्ट स्प्रिंग के पास नहीं रहने दे सकते हैं। स्वॉर्ड नो अब गुस्से में आग बबूला हो रहा था और यही वजह थी कि अगले ही पल वो वीर की तरफ स्लैश करता है। दूसरी तरफ से वो टेगो भी वीर पर अटैक कर देता है। स्वॉर्ड नो की स्वॉर्ड लाइट आसमान में एक स्टार बन जाती है और किसी मिटियोर शावर के जैसे नीचे उतरकर वो वीर की पूरी बॉडी को एक स्टारी स्वॉर्ड लाइट में भिगो देती है। दूसरी तरफ से वो टेगो अर्ल किसी टाइगर के जैसा था
उसका पंच वीर को अपना शिकार बनाते हुए किसी बीस्ट की तरह आगे की तरफ उछलता है। वीर पर इस समय दो तरफा अटैक हो रहा था। वो ना तो अपनी स्पीड को बढ़ा सकता था और न ही किसी भी अटैक को अवॉइड करने की उम्मीद कर सकता था। पर फिर वीर स्प्रिंग की आय को छोड़ना भी नहीं चाहता था। अपनी इमोबिलिटी के साथ वीर को उस स्प्रिंग वाटर के अपीयर होते ही उसे रोकना ही रोकना होता है। अगर वो ड्रॉपलेट्स उसके पास से होकर गुजर गई तो वीर जानता था कि उसके पास उन्हें वापस हासिल करने का कोई चांस नहीं रहेगा। लेकिन एक चांस था कि वो रेड बीम हार्मफुल भी हो सकती है और यही वजह थी कि वीर सीधा उस स्पाउट के ऊपर खड़ा नहीं रह सकता था। और चलो एक टाइम के लिए ये मान भी लिया जाए कि वो उसके ऊपर खड़ा रह भी सकता है, तब भी वो ये अच्छे से जानता था कि स्वॉर्डनो और बाकी सब उसे वहां पर रहने नहीं देंगे। रेबेका और दूसरे अर्ल्स इस समय स्वॉर्डनो और टेगो अर्ल का साथ देते हुए वीर से लड़ नहीं रहे थे। उनका मानना था कि हो सकता है कि वीर की पावर एक अर्ल के बराबर की हो, लेकिन उसकी स्किल कहीं से भी एक अर्ल के बराबर की नहीं है। इसके अलावा उसके मूवमेंट्स तब तक रिस्ट्रिक्ट रहेंगे जब तक कि वो स्पीड में एक बैरन से भी कहीं ज्यादा स्लो नहीं हो जाते हैं। उसकी किस्मत अच्छी होगी अगर वो उन दो अर्ल्स के द्वारा जान से नहीं मार डाला जाएगा। लेकिन वीर अपनी सिचुएशन की वजह से निराश नहीं था। वो केवल उस स्प्रिंग वाटर को अपने मुंह में डालता है, जबकि उसका दूसरा हाथ गोस्ट टीथ नाइफ को उठाता है और उसे उठाने के बाद वो उसे गोल गोल घुमाता है। स्वॉर्डनो की स्टारी स्वॉर्ड लाइट उस घूमते हुए नाइफ को इंपैक्ट करती है और एक धुंधले से सर्कल में जाकर गायब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ उस टेगो अर्ल की फिस्ट वीर की तरफ आ रही थी। वीर फिर अपना हाथ मूव करता है और उस नाइफ सर्कल को करीब खींच लेता है। वो स्टारी स्वॉर्ड लाइट नाइफ सर्कल में से निकलती है और उस फिस्ट को स्ट्राइक करने के लिए तैयार हो जाती है और फिर बूम! वो स्वॉर्ड लाइट और फिस्ट लाइट आपस में टकरा कर बिखर जाती है, जिसके बाद वहां पर एक बहुत ही बड़ा शॉक वेव क्रिएट होता है। स्वॉर्डनो और टेगो लड़खड़ा कर पीछे की तरफ चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वीर को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा था। वो अपनी जगह पर अभी भी वैसा का वैसा ही खड़ा हुआ था। अपनी आंखों के सामने के इस नजारे को देखकर हर कोई शॉक के मारे फ्रीज हो गया था। आफ्टर ऑल किसी ने भी इस रिजल्ट को एक्सपेक्ट नहीं किया था। एम्प्टी माउथ, वाइट टीथ, ये टीथ नाइफ की सबसे ज्यादा मुश्किल टेक्निक है। ये ब्लैक और व्हाइट यानी यिन और यांग को एक्सचेंज कर सकती है। यहाँ तक कि कुछ ड्यूक्स जिन्होंने टीथ नाइफ की प्रैक्टिस की थी वो भी इसका इस्तेमाल करने का जोखिम नहीं उठाते हैं। कोई भी इसे इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करता है क्योंकि इसमें सक्सेस की कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन इस वीर रहेजा ने अभी अभी इसका इस्तेमाल किया है और वो उसमें सफल भी हो गया है। अपनी आंखों के सामने के इस नजारे को देखकर रेबेका को अपनी ही आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। लेकिन रेबेका अकेली ऐसी नहीं थी जो इस समय इस तरह का कुछ सोच रही थी। फ्लावर किंग और मून व्हील किंग भी इस समय उतने ही ज्यादा शॉक में थे। एम्प्टी माउथ वाइट टीथ को प्रैक्टिस करना मुश्किल नहीं था, लेकिन उसे कॉम्बैट में इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। उसे इस्तेमाल करने वाले को अपने खुद की पावर के साथ साथ अपने दुश्मन की पावर की भी सही समझ होनी चाहिए। इसके अलावा उनकी नॉलेज भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो लोग केवल खुद को ही नुकसान पहुंचा देंगे। सभी रिबेट्स में से केवल एक ही है जो इस एबिलिटी को कॉम्बैट के दौरान इस्तेमाल कर सकती है, नाइफ क्वीन। कुछ ड्यूक्स जिन्होंने टीथ नाइफ की प्रैक्टिस की थी, पास्ट में उन्होंने उसे ट्राई करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सारे के सारे नाकाम रहे थे। और क्योंकि कॉम्बैट के दौरान एक भी चूक मौत का कारण बन सकती है, इसलिए बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो इसे ट्राई करने में इंटरेस्टेड होते थे। तभी सबके शौक के बीच में अचानक से ही उस स्प्रिंग की आय एक और रेड लाइट के साथ चमकती है और अगले ही पल स्प्रिंग वाटर का एक और ऑब बाहर की तरफ शूट हो जाता है।
वीर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उस ड्रॉपलेट को पकड़ लेता है। सच पूछो तो वीर को ऐसा करते हुए देखना बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसे ऐसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो कोई चॉपस्टिक से एक मक्खी पकड़ रहा हो। मुझे उसे स्प्रिंग की आय से दूर लेकर जाना होगा। अपने मन में इसी ख्याल के साथ रेबेका एक लाइट में बदलती है और सीधा वीर की तरफ शॉट हो जाती है। स्वॉर्ड नो और टेगो अर्ल भी तेजी से वीर की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। वो सब के सब वीर को उस स्प्रिंग से दूर हटाना चाहते थे, और उसके लिए अगर उन्हें वीर को जान से भी मारना पड़े तो वो लोग उसमें भी नहीं हिचकिचाएंगे। मिकी और दूसरे विस्काउंट्स अभी भी उन सिनोजेनिक्स के साथ डील कर रहे थे, लेकिन मिकी अभी भी बहुत ज्यादा कमजोर थी और मून व्हील किंग ने उसे वहां पर एक अर्ल बनने की इजाजत नहीं दी थी। और यही वजह थी कि मिकी वहां रेड मिस्ट स्प्रिंग की आय पर नहीं गई थी, पर फिर भी वो वहां पर चल रही सिचुएशन पर नजर रखने में कामयाब हो पा रही थी। वीर ने अकेले ही सारा का सारा स्प्रिंग वाटर ले लिया था, और ऐसा वो टेगो अर्ल और स्वॉर्ड नो को हराने के साथ साथ करने में कामयाब हो पाया था। ऐसे में ये बताने की भी जरूरत नहीं थी कि मिकी इस समय काफी ज्यादा सरप्राइज थी, लेकिन जब रेबेका ने उन दोनों लोगों को ज्वाइन करने का डिसाइड किया था जो वीर पर अटैक कर रहे थे, तब उसके बाद जो हुआ था उसे देखने के बाद मिकी को ऐसा लगने लग गया था जैसे कि मानो वो कोई सपना देख रही हो। पर्पल ब्लैक गोस्ट टीथ नाइफ उसी तरह से ही मूव कर रहा था जिस तरह से वीर कर रहा था। उसके मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो रहा था। वीर इस समय अर्ल्स के साथ लड़ रहा था, और रेबेका के उन अर्ल्स की मदद के लिए उनका साथ देने के बावजूद वो लोग अभी भी वीर को स्प्रिंग की आंख से हटा नहीं पाए थे। लेकिन इन सब चीजों के बारे में जो सबसे डरावनी बात थी वो ये कि जब वीर और रेबेका लड़ रहे थे तब वीर उस स्प्रिंग की आय की तरफ देख भी नहीं रहा था, लेकिन फिर भी जब भी वो रेड ऑब उड़ता हुआ बाहर आता था, वीर उस तरफ झुककर बहुत ही तेजी से उसे पकड़ लेता था। उसकी स्पीड इस समय किसी बिजली से भी कहीं ज्यादा तेज थी, और एक ही झटके में वो ऑब उसके मुंह में होता था। अपनी आंखों के सामने के इस नजारे को देखकर केवल मिकी ही शॉक्ड नहीं थी। रेबेका, बाकी के दूसरे अर्ल्स और सभी किंग्स भी जो इस समय उन इवेंट्स को ऑब्जर्व कर रहे थे, वो सब के सब इस समय शॉक में थे। वीर का टीथ नाइफ किसी गुस्सैल बीस्ट के जैसा था। उसकी स्किल्स बहुत ही ज्यादा सीरियस थी, और वो देखने में किसी चैंपियन के जैसा लग रहा था। वो टीथ नाइफ स्किल इस समय वीर को बहुत ज्यादा मदद कर रही थी। वीर इस समय चारों ओर से घिरा हुआ था, पर फिर भी वो एक बार भी नहीं चूका था। यहाँ तक कि वो न घबराया और न ही किसी भी तरह की जल्दबाजी में था, और उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा फ्लॉलेस थी। एम्प्टी माउथ वाइट टीथ को कॉम्बैट में परफॉर्म करने की मुश्किल के बावजूद वीर ने बिना किसी नाकामी के उसे 20 बार इस्तेमाल कर लिया था। ये देखने के बाद सभी लोग अब ये अच्छी तरह से समझ गए थे कि वीर वाकई में नाइफ क्वीन का ही स्टूडेंट है। वो कॉम्बैट में इस एबिलिटी को जिस डिग्री के साथ इस्तेमाल कर रहा था, वो एक तुक्के से कहीं ज्यादा थी। अभी सभी ऑब्जर्वर्स उस लड़ाई को ऑब्जर्व कर ही रहे थे कि तभी वीर और उसका नाइफ मर्ज होते हुए नजर आने लग जाते हैं। वीर इस समय वीर ही था, और गोस्ट टीथ नाइफ एक गोस्ट टीथ नाइफ ही था, लेकिन अब वो दोनों आपस में कंबाइन हो गए थे। वो दोनों एक होकर किसी इविल के जैसे नजर आने वाले बीस्ट के समान दिख रहे थे, जिसके चेहरे पर एक शैतानी स्माइल थी। उसे देखकर ही लोगों के खौफ के मारे रोंगटे खड़े हो गए थे। टीथ नाइफ, नाइफ माइंड। अचानक से ही नाइट रिवर किंग चिल्लाते हुए कहता है, हाँ, वो एक टीथ नाइफ नाइफ माइंड था। एक्चुअली एक टीथ नाइफ नाइफ माइंड का सबसे प्योरेस्ट एग्जाम्पल, और ये एक बैरन की तरफ से आ रहा था। अपनी आंखों के सामने के इस नजारे को देखकर मून व्हील किंग और बाकी सभी की बोलती सी बंद हो गई थी। यहाँ तक कि अपने सालों के एक्सपीरियंस के बावजूद
उन्हें इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि वीर किस तरह से टीथ नाइफ माइंड को इतने कम समय में इस तरह से प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन ये एक रिबेट का टीथ नाइफ था। ये एक ऐसी चीज थी जिसे ज्यादातर रिबेट्स भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। ऐसे में वीर तो फिर भी केवल एक आउटसाइडर ही था, और उसके बावजूद उसने ये सब कुछ बस एक ही महीने के अंदर अंदर सीख लिया है। ये बात बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थी। इनफैक्ट अगर मून व्हील किंग और बाकी सब ने अपनी आंखों से ये सब कुछ नहीं देखा होता तो उन्हें खुद भी इस बात पर भरोसा नहीं होता। क्या ये एक नाइफ स्किल जीनियस है? सभी किंग्स अपने अपने चेहरों पर कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस के साथ वीर को देखने लग जाते हैं। रेबेका खुद भी इस समय बहुत ही ज्यादा शॉक्ड थी, और इन सब चीजों के बारे में सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि वीर का नाइफ माइंड ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा था। वीर इस तरफ अपना नाइफ उठाता है, वहां पर ना तो कोई शाइनी नाइफ लाइट थी, ना तो कोई स्पिरिचुअल ग्लो था, लेकिन वो नाइफ माइंड फिर भी बहुत ही ज्यादा डरावना और खतरनाक था। वो एक बीस्ट के जैसा महसूस हो रहा था जो इस समय आसमान को निगलने के लिए आया हुआ था। उसे अवॉइड नहीं किया जा सकता था, यहाँ तक कि उसके ऊपर की स्पेस भी खुद को टूटा हुआ महसूस करेगी। हालांकि ये फीलिंग अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी इसने सभी को डर के साथ शॉक कर दिया था। ये एक ऐसी फीलिंग थी जिससे वो लोग बचकर भाग नहीं सकते थे। और फिर वीर उस टेगो अर्ल की तरफ स्लैश करता है और अपने दुश्मन के आर्मर के थ्रू कट करते हुए वो उसके सीने के अक्रॉस एक गहरा कट मार देता है। उसकी टीथ पावर उसके नाइफ माइंड के द्वारा बफ थी, और देखते ही देखते एक पर्पल रंग की मिस्ट उस घाव के इर्द गिर्द घिरना शुरू हो जाती है और उस घाव को और भी ज्यादा चौड़ाई से फैला देती है। स्नो नो की मेटेओर जैसी स्वॉर्ड लाइट और एक और अर्ल का भाला एक साथ एक ही समय पर स्ट्राइक करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन वीर अपनी जगह से मूव नहीं होता है। वीर का गोस्ट टीथ नाइफ एक और स्पाइरल में घूमना शुरू हो जाता है। फिर वो स्वॉर्ड लाइट को सर्कल के अंदर पकड़ लेता है और फिर उसे रेबेका की तरफ फेंक देता है ताकि वो रेबेका की स्पीड को स्लो कर सके। ठीक उसी समय पर ही वीर का लेफ्ट हैंड उस रेड मिस्ट स्प्रिंग वाटर को पकड़ लेता है। वीर फिर उसे अपने मुंह में डाल लेता है और उसे निगल जाता है। ये सभी एक्शंस एक अनइंटरप्टेड सीक्वेंस में परफॉर्म हुए थे। वो देखने में बहुत ही ज्यादा सिंपल और स्मूथ लग रहे थे। इतने सारे अर्ल्स इस समय वीर को अटैक कर रहे थे, लेकिन वीर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बच्चों के एक ग्रुप को दूर भगा रहा हो। What the hell? वीर को देखते हुए फ्लावर किंग की आंखें खुली की खुली रह गई थी। वीर ने केवल एक नॉर्मल टीथ नाइफ माइंड जनरेट नहीं किया था। वीर का नाइफ माइंड बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा था और यूजुअल से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। यहाँ तक कि फ्लावर किंग जो हजारों सालों से जिंदा था, उसने भी आज से पहले ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। मून व्हील किंग और नाइट रिवर किंग दोनों के दोनों वीर की तरफ देखते हैं, लेकिन दोनों की ही बोलती इस समय बंद थी। आफ्टर ऑल 3 महीने का मेजर गैम्बिट मजाक में बदल गया था। वीर ने खतरनाक नाइफ माइंड को डेवलप करने में केवल 1.5 महीने का ही समय लिया था। सबसे ज्यादा टैलेंटेड ड्यूक्स को भी इस तरह की प्रोग्रेस के आसपास पहुंचने में भी कई सालों का समय लग जाता है। वीर को देखते हुए इस समय ईशा की आंखों में चमक आ गई थी, लेकिन वो इस समय क्या सोच रही थी ये किसी के लिए भी बता पाना मुश्किल था। और फिर वीर स्वॉर्ड नो के हाथ को काटकर स्प्रिंग वाटर का एक और ग्लोब पकड़ लेता है और उसे अपने मुंह में डाल लेता है। वहां पर सब कुछ बहुत ज्यादा सीमलेस था। अगर स्वॉर्ड नो और बाकी सबके साथ ये ट्रीटमेंट नहीं हुआ होता तो वो सब के सब बिना किसी शक के इस तरह के कमाल की परफॉर्मेंस की तारीफ कर रहे होते। लेकिन इस समय अगर वो लोग कुछ महसूस कर पा रहे थे तो वो था केवल शॉक। एक बैरन के लिए इस तरह की स्वॉर्ड स्किल्स का इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा अविश्वसनीय बात थी। फिर भले ही अगर
वो अपने इस्तेमाल किए हुए ट्रेजर से थोड़े ही बफ्ड क्यों न हो जाएं। वीर इस तरफ लड़ता रहता है और लड़ते लड़ते स्प्रिंग वाटर के ऑब्स को निगलता रहता है। वीर ने अब तक इस तरह के 10 ऑब्स कंज्यूम कर लिए थे और उसने यिन यांग चेंज का इस्तेमाल करके उन्हें पावर में कन्वर्ट कर दिया था। देखते ही देखते उसकी एनर्जी और स्पेल आर्मर लाल रंग में बदलना शुरू हो जाते हैं और एक अजीब सी मिस्ट छोड़ना शुरू कर देते हैं। वो देखने में बहुत ही ज्यादा अजीब नजर आ रहे थे। रेबेका और बाकी सब इस तरह की स्टेट में पीछे नहीं हटना चाहते थे और यही वजह थी कि वो सारे के सारे जितना हो सके उतनी पावर को इकट्ठा कर लेते हैं ताकि वो लोग वीर से लड़ सके। लेकिन उनकी कोई भी कोशिश काम नहीं कर रही थी। वो लोग अभी तक न तो वीर का कुछ बिगाड़ पाए थे और न ही अपने लिए स्प्रिंग वाटर की एक भी ड्रॉप हासिल कर पाए थे। वीर ने वो सब कुछ ले लिया था। उस पर्टिकुलर रेड मिस्ट की स्टोरेज कैपेसिटी सभी की एक्सपेक्टेशन से परे थी। वो अभी भी स्प्रिंग वाटर को रिलीज कर रही थी। तो क्या हुआ, अगर उसके पास कमाल की स्किल है भी, तब भी अब तक उसने कम से कम 100 रेड मिस्ट स्प्रिंग वाटर ड्रॉप्स को निगल लिया है। अगर वो एक बग भी होता तब भी अब तक तो कई बार विस्काउंट बन चुका होता, लेकिन ये तो अभी तक लेवल अप नहीं हुआ है। ऐसे में ये लेवल अप होना किस तरह से एक्सपेक्ट कर सकता है? मुझे तो नहीं लगता कि ये बंदा एक ड्यूक भी बन पाएगा। अपनी आंखों में बिना किसी इमोशन के वीर को देखते हुए नाइट रिवर किंग कहता है और उसकी बात सुनकर ब्लैक मून किंग एक गहरी सांस लेता है। ब्लैक मून किंग ने वीर को बहुत ज्यादा फेवर किया है, लेकिन नाइट रिवर किंग इस समय जो कुछ भी कह रहा था वो भी सच था। यहाँ तक कि एक छोटे से छोटा कीड़ा भी अब तक एक विस्काउंट बन चुका होता, लेकिन वीर अभी तक एक विस्काउंट नहीं बना था। उसके लेवल अप होने के लिए कुछ ज्यादा ही रिसोर्सेज की जरूरत पड़ रही है और अगर उसके लिए एक विस्काउंट बनना इतना ज्यादा मुश्किल है तो फिर उसके लिए आगे और बड़े टीयर्स को क्रॉस कर पाना और भी कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। अगर एक टाइम के लिए ये मान भी लें कि ईशा उसे ग्रो करते रहने के लिए तैयार भी है, तब भी वीर के एक किंग बनने के चांसेस बहुत ही ज्यादा लो हैं। ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है। इस तरह का टैलेंट होने के बाद भी इस तरह की जीन आर्ट और बॉडी में ही कैद रहना। मून व्हील किंग एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, सच पूछो तो उसे वीर के लिए काफी बुरा लग रहा था। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके स्किल्स कितनी ज्यादा अच्छी हैं, लेकिन अगर वो हायर लेवल तक नहीं पहुंच सकता है तब ये सब कुछ बेकार है। 13 स्प्रिंग वाटर ग्लोब अब तक 10 विस्काउंट्स क्रिएट कर सकते थे और उसके बावजूद ये अभी तक लेवल अप नहीं हुआ है। मुझे नहीं लगता कि ये कभी भी एक किंग बन पाएगा। फ्लावर किंग अपनी आंखों में एडमिरेशन के साथ वीर को देखता है और फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहता है। इस तरफ वीर की बॉडी के अंदर की रेड मिस्ट और ज्यादा से ज्यादा थिक होती जा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ब्लेड्स के द्वारा कट रहा हो, लेकिन वीर का स्पेल आर्मर अभी भी शांत ही था और किसी भी तरह की कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा था। वीर अभी भी लगातार लड़ते हुए जितना ज्यादा से ज्यादा स्प्रिंग वाटर हो सके उतना हासिल कर रहा था। वो स्प्रिंग लगातार इरप्ट होती जा रही थी और वीर को ड्रॉप्स देती जा रही थी। हर किसी को लगता था कि स्प्रिंग वाटर का हर एक ग्लोब आखिरी ग्लोब होगा, लेकिन हर एक बार एक और ग्लोब के आ जाने से उन सभी की सारी एक्सपेक्टेशंस टूट कर बिखर जाती थी। जब वीर ने 17 से 18 ग्लोब्स निगल लिए थे, तब उस स्प्रिंग की आई ने और भी कहीं ज्यादा पानी फेंकना शुरू कर दिया था। एंशिएंट टाइम्स पर यहाँ पर कितने सेनोजेनिक्स मरे होंगे जो इस सरफेस के नीचे पानी की इतनी ज्यादा क्वांटिटी मौजूद है। ब्लैक मून किंग हैरानी से सोचता है। नाइट रिवर किंग के आईब्रोज लगातार सिकुड़ती जाती हैं। वीर ने इस समय बहुत ज्यादा स्प्रिंग वाटर निगल लिया था और उससे अब खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। वीर को लग रहा था कि अब तक वो स्प्रिंग वाटर खाली हो गया होगा और इसीलिए वीर हर बार खुद को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन जितनी बार भी वीर ये सोचता था,
उतनी बार उसमें से और ज्यादा से ज्यादा पानी बाहर निकल आता था। इस समय स्प्रिंग वाटर का 20th ग्लोब उसमें से निकल रहा था। नाइट रिवर किंग इस समय बहुत ही ज्यादा पछता रहा था। उसे इस बात का पछतावा हो रहा था कि उसने पहले कोई मूव क्यों नहीं किया। नहीं तो अगर उसने ऐसा किया होता तो उसने अब तक कम से कम 10 वाटर ड्रॉप्स तो ले ही ली होती। और अब सारा का सारा स्प्रिंग वाटर वीर के पेट के अंदर था और वो एक फार्ट तक प्रोड्यूस नहीं कर सकता था। नाइट रिवर किंग के हिसाब से ये इस तरह से रेयर मटेरियल का पूरी तरह से वेस्ट था। इस बार जब वो स्प्रिंग एक बार फिर से इरप्ट होती है तब वो नाइट रिवर किंग फाइनली खुद को रोक कर नहीं रख पाता है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसमें से और स्प्रिंग वाटर बाहर निकलेगा या नहीं, लेकिन वो अब एक मूव करने जा रहा था। अगर वो नहीं करेगा तो नाइट रिवर के हिसाब से उसका दिल फिर धूल में दब जाता और वो उसकी ट्रेनिंग को अफेक्ट करेगा। मून व्हील किंग और बाकी सब इस समय बहुत ही ज्यादा शॉक्ड थे। अगर एक रेड मिस्ट स्प्रिंग 100 वाटर ड्रॉप्स को प्रोड्यूस करती है तो ही उसे बहुत बड़ा माना जाता है। इस स्प्रिंग ने तो ऑलमोस्ट 200 वाटर ड्रॉप्स प्रोड्यूस कर दी थी और अभी भी उसमें वाटर ड्रॉप्स निकल रही थी। लेकिन उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि वीर ने इतना सारा पानी निगल लिया था और अभी तक वो एक विस्काउंट नहीं बना था। सबका मानना था कि वीर ने अपना टीथ नाइफ माइंड 1.5 महीने में ही हासिल कर लिया था। और तो और उसका नाइफ माइंड उस निपुणता के बहुत ज्यादा करीब था जो केवल एक किंग ही डिमॉन्स्ट्रेट कर सकता था। ये देखकर नैरो मून के एलीट्स बहुत ज्यादा दंग रह गए थे कि उन्हें इस बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। लेकिन उन लोगों ने ये सब कुछ खुद अपनी आंखों से देखा था और इसीलिए वो लोग एक्चुअल में इस बात पर शक नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर वो लोग इस बात का भी दावा नहीं कर सकते थे कि वीर चीटिंग कर रहा है। वीर के बाद केवल ईशा ही ऐसी थी जो कि टीथ नाइफ को इस तरह के पैशन से प्रैक्टिस कर सकती थी। और चलो अगर एक टाइम के लिए ये मान भी लिया जाए कि ईशा किसी तरह से वीर को चीट करने की कोशिश कर भी रही है, तब भी ऐसा हो ही नहीं सकता था कि इतने कम समय में वीर इस तरह का नाइफ माइंड हासिल करने में कामयाब हो जाए। लेकिन अब लोगों को चिंता होना शुरू हो गई थी और कोई भी वीर के टैलेंट पर शक नहीं कर सकता था। रेड मिस्ट स्प्रिंग के साथ वीर की परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थी। मून गार्डन के बहुत से मेंबर्स जैसे कि रेबेका और मिकी अब वीर से बहुत ज्यादा डरने लगे थे। रेड मिस्ट स्प्रिंग में जो कुछ भी हुआ था उसके एक दिन के बाद ईशा फिर वीर को बुलाती है। वो ज्यादा कुछ नहीं कहती है, लेकिन वो वीर को प्रैक्टिस करने के लिए एक जीन आर्ट प्रोवाइड करती है। तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ये जीन आर्ट तुम्हारा रिवॉर्ड है, लेकिन तुम इसे लेकर बहुत ज्यादा घमंड महसूस मत करना। तुम्हें इस बात को याद रखना होगा कि अगर तुम डिफाइड स्टेटस को हासिल नहीं करते हो तो ये पूरी तरह से बेकार होगा। तुम्हारी स्ट्रेंथ कोई मायने नहीं रखेगी। ईशा वीर से कहती है और फिर वो वीर को थोड़ा विस्काउंट जीन फ्लूइड भी देती है ताकि वीर प्रैक्टिस कर सके। हालांकि वीर को समझ में तो नहीं आया था कि इस बात से ईशा का क्या मतलब था, लेकिन उसे इस बात की राहत थी कि ईशा ने उसे प्रोटेक्ट किया था और ये इस बात का संकेत था कि उनके बीच में चीजें ठीक हैं। कुछ ही समय के बाद मून गार्डन वीर को एक मेंबर बनने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन ईशा ने वीर के बिहाफ पर उसे रिजेक्ट कर दिया था। ईशा चाहती थी कि वीर मून गार्डन को ज्वाइन करे ताकि उसे ट्राइब का सपोर्ट मिल सके, लेकिन पिछले कुछ समय में जो कुछ भी हुआ था उसके बाद ईशा ने अपना इरादा बदल लिया था। अब ईशा नहीं चाहती थी कि वीर मून गार्डन में उन लोगों को ज्वाइन करे। इस बात की वजह से नैरो मून के किंग्स एक और मीटिंग रखते हैं जहां पर वो सारे के सारे ईशा को इस बात के लिए कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वो वीर को मून गार्डन का मेंबर बनने दे। मेरा स्टूडेंट ऐसे ही कोई राह चलता लड़का नहीं है जिसे तुम लोग जैसे चाहो और जहां चाहो वहां घुमाते रहो।
अपनी बात कहते हुए ईशा की आवाज में ना तो कोई इमोशन था और न ही उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन। और फिर अपनी बात को कहने के बाद वो बस वहां से चली जाती है, यहाँ तक कि वो मून व्हील किंग तक को कुछ कहने का मौका नहीं देती है। मून व्हील किंग और बाकी सब वीर को मून गार्डन केवल इसलिए ज्वाइन करने देना चाहते थे क्योंकि वीर के टैलेंट्स बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थे। उसका माइंड सेम लेवल के दूसरे लोगों की कैपेबिलिटीज के मुकाबले कहीं ज्यादा आगे था। अगर वो मून गार्डन को ज्वाइन करके वहां पर मौजूद मेंबर्स के साथ प्रैक्टिस करता है तो बाकियों को भी इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और वो लोग और भी कहीं ज्यादा स्ट्रांग बनेंगे। लेकिन ईशा इस अरेंजमेंट में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी और ऐसा भी नहीं था कि वो लोग वीर को जबरदस्ती मून गार्डन को ज्वाइन करने के लिए मजबूर करें। वीर इस तरफ अपने कमरे के अंदर बैठा जेड टर्टल स्पेल के साथ खेल रहा था। आमतौर पर वो केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता था और इस्तेमाल होने के बाद वो निकल भी नहीं सकता था, बल्कि एक दिन के बाद उसकी पावर खत्म हो जाती थी और वो पूरी की पूरी चीज टूट कर बिखर जाती थी। जब वीर बेस पर वापस लौटा था तब जेड टर्टल स्पेल के अंदर उसकी बॉडी बहुत ही बुरी महसूस हो रही थी। उसने उसे निकालने की भी कोशिश की थी, लेकिन अफसोस वो ऐसा करने में नाकाम रहा था क्योंकि वीर उस सुपर किंग स्पिरिट मोड का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इसलिए उसने प्रोफेसर मंत्रा का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। वीर ने अपने इन्फ्लुएंस को जेड टर्टल स्पेल में फैलाया था और फिर उसकी पावर्स को सिम्युलेट करके उसे खुद से अलग किया था। जेड टर्टल स्पेल की पावर बहुत ही ज्यादा गहरी थी। वीर ने केवल उसका थोड़ा सा ही हिस्सा सिम्युलेट किया था, लेकिन उसी से ही वो काफी कुछ सीखने में कामयाब हो गया था। इस बात से वीर ये सोचने लग जाता है कि वो कहां से आया है। उस जेड टर्टल स्पेल की पावर के बहुत ज्यादा गहरी और प्रबल होने की वजह से वीर उसे पूरी तरह से सीख नहीं पाया था और यही वजह थी कि वीर फिर प्रोफेसर मंत्रा के ऑरा का इस्तेमाल करके उसके साथ खेलना शुरू कर देता है ताकि वो धीरे धीरे उसके बारे में और ज्यादा जान सके। जो जीन आर्ट ईशा ने वीर को दी थी वो एक लाइट बेस्ड आर्ट थी जिसका नाम मून था। जैसे जैसे वीर उसे प्रैक्टिस कर रहा था उसे रियलाइज होता है कि वो उसे काफी ज्यादा अच्छे से फिट हो रही है। इसके अलावा मून बहुत ही ज्यादा कमाल का भी था। उसके साथ वीर लाइट की पावर का इस्तेमाल करके अपने खुद का एक मून जनरेट कर सकता था। वो पावर किसी अर्ल की एबिलिटी की जैसी थी, जहां पर एक अर्ल एक ऐसी स्पिरिट को जनरेट कर सकता था जो कि एक्चुअल में एक रियल स्पिरिट नहीं थी। वीर इस जीन आर्ट में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था और क्योंकि ईशा ने उसे ये प्रोवाइड किया था इसलिए वीर इस गिफ्ट के साथ आलस दिखाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था और यही वजह थी कि वीर जब भी हो सके तब उसके साथ प्रैक्टिस करता था। लेकिन रेड मिस्ट स्प्रिंग में हुए पूरे किस्से में वीर को जो सबसे बड़ा रिवॉर्ड मिला था वो था उसके स्पेल का इवॉल्व होना। ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग बात थी कि विस्काउंट क्लास स्पेल अपनी खुद की लाइट पावर्स को अनलीश कर सकता था। इसके अलावा उसमें एक थर्ड फॉर्म भी मौजूद था। ट्रेडिशनली जीन आर्मामेंट्स के दो फॉर्म्स होते हैं। पहला एक प्लेन आर्मर सेट फॉर्म जो हमेशा ही उसे इक्विप करने के लिए वहां पर था और दूसरा फॉर्म इवोल्यूशन के दूसरे स्टेज पर पहुंचने पर आता था। वीर के केस में वो एक लेडी फॉर्म था। स्पेल नाम की एक गनर, एक्स किंग की बुक और जीतेश खन्ना की बाइक भी दूसरे फॉर्म्स थे। बहुत ही कम लोगों ने अगर ऐसा होता है तो थर्ड पॉसिबल फॉर्म के होने के बारे में सुना है। लेकिन वीर जीन आर्मामेंट्स के बारे में बहुत ही कम जानता था और इसीलिए वो इस बात के बारे में श्योर नहीं था कि वो एक्चुअल में कितना ज्यादा अनकॉमन है। पर खैर जो भी था, ये पहली बार था जब वीर ने इस तरह की कोई चीज देखी या सुनी थी। स्पेल का थर्ड फॉर्म एक स्नाइपर राइफल का था। वीर उस राइफल को ट्राई करने की कोशिश करता है
और उसे रियलाइज होता है कि 100 मील के डिस्टेंस से उससे हेडशॉट्स लेना बहुत ही ज्यादा आसान है। लेकिन उस स्नाइपर राइफल का सबसे बड़ा फायदा ये था कि वीर की पावर बुलेट्स में कंसंट्रेटेड थी और फिर उस वेपन की रेंज के साथ फ्यूचर एंगेजमेंट्स भी उतने ज्यादा कॉस्टली नहीं रहेंगे। एक विस्काउंट की नॉर्मल पावर स्वॉर्ड लाइट्स या नाइफ लाइट्स से आती है। ऐसे में ये बहुत ही ज्यादा किस्मत की बात है कि अगर कोई इस तरह की स्ट्राइक्स को कुछ सैकड़ों मीटर्स के डिस्टेंस से कास्ट कर सकता है। लेकिन उस स्नाइपर राइफल के साथ वीर गारंटी के साथ हेडशॉट्स मार सकता है और वो भी अपने टारगेट को अपनी मौजूदगी का एहसास कराए बगैर। ये असैसिनेशंस के लिए एक बहुत ही परफेक्ट हथियार था। केवल इकलौती लिमिटेशन ये थी कि उस बुलेट की वेलोसिटी स्पेल की पावर और वीर की खुद की पावर पर डिपेंड करती थी। लेकिन अभी भी इसका मतलब ये था कि वो दोनों जितना ज्यादा स्ट्रांग होंगे वो बुलेट्स भी उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होंगी। वीर बस उसे फ्यूल करने के लिए पावर के दूसरे सोर्सेस का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। कुल मिलाकर वीर को यह पसंद आया था। वो उस राइफल के साथ बहुत ही आसानी से लेवल अप कर सकता था और हेडशॉट्स को मारना उतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। और फिर वीर अपने जेट टर्टल स्पेल के साथ अभी खेल ही रहा था कि तभी उसे अपनी पॉकेट में कुछ मूव होता हुआ सा महसूस होता है। हालांकि ये बात और थी कि उसमें से कोई आवाज नहीं आई थी। वीर तुरंत ही अपनी पॉकेट खोलता है और उसके अंदर उसे रेड मिस्ट ऑर्ब नजर आता है। वो 7 मिंक्स उस ऑर्ब में से वापस निकल रहे थे। जैसे ही वो लोग वीर की तरफ देखते हैं, वो लोग अपनी अपनी आंखें खोल लेते हैं और वीर को देखकर धीमे से आवाज करते हैं, तुम लोगों को भूख लगी है? वीर के हिसाब से वो समझ गया था कि वो लोग क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। वीर की बात सुनकर उसकी पॉकेट में मौजूद वो छोटे मिंक्स हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हैं। इसीलिए वीर फिर उन लोगों को थोड़ा सा सिनोजेनिक मीट खिलाता है। रेड मिस्ट वैली के इंसिडेंट के दौरान विस्काउंट्स ने उसके लिए बहुत से क्रीचर्स मारे थे। वीर ने उनके फ्लैश को वापस बेस में मूव कर दिया था और वहां पर बहुत सा फ्लैश मौजूद था और इसी वजह से वीर को उन छोटे क्रीचर्स को फीड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो 7 मिंक्स उस सिनोजेनिक फ्लैश को खाते हैं और जब वो लोग उस सिनोजेनिक फ्लैश को खा रहे थे तब वीर अपने प्रोफेसर मंत्रा के ऑरा का इस्तेमाल करता है ताकि वो उन लोगों की बॉडीज को स्कैन करके उन लोगों के एनर्जी फ्लो को ऑब्जर्व कर सके। उन लोगों को कुछ देर तक देखने के बाद वीर कुछ ऐसा नोटिस करता है जिसे देखकर वो शॉक्ड रह जाता है। वो मिंक्स वाकई में केवल बैरन क्लास के थे, लेकिन उनके एनर्जी फ्लोज कॉम्प्लेक्स थे। वो सब के सब दूसरे बैरन्स के जैसे नहीं थे जिन्हें आज से पहले वीर ने देखा था। वीर उन छोटे मिंक्स के एनर्जी फ्लो को सिम्युलेट करने की कोशिश करता है और ऐसा वो प्रोफेसर मंत्रा की पावर को उस पावर में ट्रांसफॉर्म करके कर रहा था जो उन लिटिल मिंक्स के पास मौजूद थी। वीर को नहीं लगता था कि ऐसा करना मुश्किल होगा क्योंकि वो लिटिल मिंक्स अभी अभी ही पैदा हुए थे, लेकिन वीर को उनकी एनर्जी सिम्युलेट करने में 7 या 8 दिन लग गए थे। और उस समय के दौरान उन छोटे मिंक्स को भूख लगाई थी और यही वजह थी कि वो सब के सब एक बार फिर से खाना खाने के लिए आ गए थे। हर एक मील के बाद वो लोग फिर रेड मिस्ट ऑर्ब में वापस लौट जाते हैं। वो हमेशा ही रेड कॉपर पैलेस में एंटर करने की कोशिश करते थे, लेकिन हर एक बार वो लोग अपनी इस कोशिश में नाकाम हो जाते थे। उन लिटिल मिंक्स को रेड मिस्ट ऑर्ब में वापस जाता हुआ देखकर वीर फाइनली अपनी पावर्स को सिम्युलेट करना बंद कर देता है। उसके बाद फिर वो उस नई एनर्जी को रेड मिस्ट ऑर्ब में डालने की कोशिश करने लगता है। जब वो पावर रेड मिस्ट ऑर्ब को हिट करती है तब वीर को फाइनली वो रेड मिस्ट ऑर्ब रिस्पॉन्ड होता हुआ महसूस होता है, जैसे कि मानो उसकी अपनी खुद की कोई अजीब सी पावर हो। और फिर अगले ही पल वो वीर को अपने अंदर सक कर लेता है।
वो रेड मिस्ट ऑल जमीन पर गिर जाता है और वीर उसमें एंटर कर लेता है। वहां पर मौजूद बड़े कॉपर पैलेस के अलावा वीर को उसके अंदर बहुत सी रेड मिस्ट भी नजर आ रही थी। वीर उस मिस्ट के थ्रू जाता है और सीधा उस मिस्टीरियस पैलेस की तरफ बढ़ने लग जाता है। वो 7 मिंक्स उस पैलेस के आसपास ही घूम रहे थे और अभी तक एक ऐसे एक्सेस पॉइंट को ढूंढने में नाकाम थे जिससे उन्हें उस पैलेस के अंदर एंट्री मिल सके। वीर को वहां पर देखकर वो 7 के 7 लिटिल मिंक्स बहुत ही ज्यादा सरप्राइज नजर आने लगे थे। वीर को फिर हर तरफ से घेरने के बाद वो सब के सब कूदते हुए चिल्लाने लगते हैं और फिर उसके बाद वो सारे के सारे मेन दरवाजे की तरफ जाते हैं। मेन दरवाजे की तरफ जाकर वो सब के सब वहां पर लाइन बनाकर खड़े हो जाते हैं। उनमें से कुछ उस दरवाजे को पुश करने के लिए अपने पंजों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ पुश करने के लिए अपने अपने पेटों का और कुछ पुश करने के लिए अपनी अपनी पीठों का इस्तेमाल करते हैं। वो सारे के सारे उस दरवाजे के अगेंस्ट पुश करने की अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो दरवाजा अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहा था। और फिर वो छोटे छोटे मिंक्स अपनी पूरी ताकत लगाकर उस दरवाजे को पुश करते रहते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। और फिर वो लोग अपना अपना ध्यान वीर की तरफ कर देते हैं ताकि वो लोग वीर से मदद मांग सके। वीर ने इस तरह की चीजें पहले भी कई बार देखी थी। अगर वो 7 मिंक्स इतनी शिद्दत के साथ उस जगह पर अंदर जाना चाहते हैं तो इसका एक ही मतलब है, और वो ये कि वहां अंदर जरूर ही कुछ न कुछ कीमती चीज होगी। वीर भी हिचकिचाता नहीं है। वो फिर अपना हाथ उस डोर के अगेंस्ट रखता है और उन मिंक्स के साथ उसे पुश करते हुए उसे खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो डोर किसी स्टोन के जैसा था। वीर अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो उसे मूव कर सके, लेकिन वो डोर 1 भी इंच नहीं हिल रहा था। वीर उस दरवाजे की तरफ देखता है और उसे वहां कोई भी लॉक का इंडिकेशन नजर नहीं आ रहा था, और ये देखकर वीर की आईब्रोज सिकुड़ जाती है। वो लिटिल मिंक्स लगातार किसी चीज की तरफ पॉइंट कर रहे थे, जैसे कि मानो वो उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहे हो। तुम लोग क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? वीर उन 7 लिटिल मिंक्स की तरफ देखता है, लेकिन वो उन लोगों की भाषा नहीं बोल सकता था और न ही वो उनकी भाषा समझ सकता था। लकीली उसके प्रोफेसर मंत्रा का ऑरा उसे उन लिटिल मिंक्स के माइंड्स को कम से कम थोड़ा पढ़ने दे रहा था। वो मिंक्स लगातार भागते और पॉइंट करते जाते हैं और इवेंचुअली वीर को एक आवाज सुनाई देती है। हालांकि वो एक सिंपल सी आवाज थी, लेकिन वीर गेस कर सकता था कि उस आवाज का क्या मतलब है। वीर एक बार फिर से उस डोर को पुश करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो ऐसा करने के लिए लिटिल मिंक की पावर का इस्तेमाल करता है। हाँ, वीर उन्हें सिम्युलेट कर रहा था, लेकिन अभी भी वो उस एनर्जी फ्लो को खुद उन मिंक से कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पा रहा था। उसके बाद फिर जब वो उसे पुश करता है, तब वो रेड कॉपर डोर धीरे से खुल जाता है। उन लिटिल मिंक्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो सब के सब लाइन अप हो जाते हैं और वीर को उस दरवाजे को धक्का देने में मदद करने लग जाते हैं। वो दरवाजा धीरे धीरे खुलने लग जाता है और जब वो दरवाजा 1 फुट चौड़ा खुल जाता है, तब उन 7 मिंक्स से और ज्यादा इंतजार नहीं होता है। वो लोग फिर तेजी से खुद उसके अंदर चले जाते हैं। वीर से भी और ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा था और इसीलिए वो भी उस गैप के थ्रू स्क्वीज करके चला जाता है और अंदर से उस पैलेस को देखकर वीर वाकई में शॉक्ड रह जाता है। उस पैलेस के अंदर पहुंचकर वीर तुरंत ही नोटिस करता है कि बाहर से ही वो पैलेस कितना ज्यादा एलिगेंट नजर आ रहा था। उसे देखकर ही वीर को इस बात पर भरोसा हो गया था कि वो किसी तरह का एंशिएंट रेलिक है, लेकिन अब जब वीर उसके अंदर देख रहा था, तब वो नोटिस करता है कि वो पैलेस लाइट्स के साथ शाइन कर रहा है। वो देखने में बहुत ज्यादा साइंटिफिक लग रहा था और वीर की एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा अलग था। वो 7 मिंक्स उस पैलेस के अंदर भागते हैं
और वीर भी उनके पीछे पीछे जाता है। वहां जाकर वीर नोटिस करता है कि वहां पर बहुत से अजीब टूल्स और गिज़मोज मौजूद हैं और उन्हें देखकर वीर को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि मानो वो किसी एलियन बेस के रिसर्च क्वार्टर्स में एंटर कर रहा हो। लेकिन उस पैलेस के अंदर वीर को एक बड़ा सा थ्रोन नजर आता है। उस थ्रोन के ऊपर एक 10 मीटर की मशीन बैठी हुई थी, जिसे देखकर वीर काफी ज्यादा क्यूरियस हो गया था। वो मशीन देखने में पृथ्वी ग्रह की वॉर मशीन का एक पुराना मॉडल लग रही थी। वो इतनी ज्यादा पुरानी थी कि वो देखने में किसी मेड्यूअल नाइट के जैसी नजर आ रही थी, जो कि हैवी आर्मर और ऐसी सब चीजों से कवर्ड था। और ज्यादा इंस्पेक्शन के बाद वीर को एहसास होता है कि उस नाइट में कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस अटैच्ड नहीं थे। वो एक ऐसे मेटल से बना था जो वीर के हिसाब से रेड कॉपर था। थ्रोन पर बैठे उस नाइट में लाइफ फोर्स का कोई भी इंडिकेशन नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसके बावजूद वीर को उसे देखकर इतनी खतरनाक फीलिंग आ रही थी जैसे कि मानो वो नाइट किसी भी पल जब चाहे तब उठकर उससे लड़ सकता हो। वो साथ के साथ लिटिल मिंग्स तेजी से भागते हुए उस नाइट के पैरों के नीचे जाते हैं और उसकी कॉपर बॉडी पर तब तक चढ़ते रहते हैं जब तक कि वो लोग उसके दिल तक नहीं पहुंच जाते हैं। उसके बाद वो लोग पुश करते हुए चिचियाते हैं। हालांकि ये बात और थी कि वो लोग क्या कर रहे हैं, इस बात का अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता था। और फिर बूम! वीर के इसी कंफ्यूजन के बीच में वो नाइट वाकई में अपने थ्रोन में से खड़ा हो जाता है। उसके बाद वो अपने पैरों पर उछलकर खड़ा होता है और एक जर्किंग मूवमेंट के साथ अपनी बॉडी से मिंग्स को शेक करके अलग कर देता है। अगले ही पल नाइट की खाली आंखों में एक लाल रंग की रोशनी चमकना शुरू हो जाती है। वो लाइट देखने में ऐसी लग रही थी जैसे वो किसी तरह की वार्निंग लाइट हो। उस नाइट के दिल के पास वो लाल रंग की रोशनी और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। फिर वो लाल रंग की रोशनी उन लाल मिंग्स की तरफ फायर हो जाती है और ऐसा होते ही वो सातों के सातों वहां से गायब हो जाते हैं। और फिर अगले ही पल वीर देखता है कि उस नाइट ने मूव करना शुरू कर दिया है। वो तेजी से वीर की तरफ बढ़ने लगता है और उसकी रेड कॉपर बॉडी वीर को बहुत ही बुरी फीलिंग का सेंस दे रही थी। और फिर पलक झपकते ही वो नाइट वीर के ठीक बगल में होता है। उसके बाद अपना बड़ा सा हाथ आगे की तरफ बढ़ाकर वो वीर को पिक करने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर वीर तुरंत ही अपनी आईब्रोज सिकोड़ लेता है और तुरंत ही पीछे हटकर उस हाथ की ग्रिप को अवॉइड कर देता है। लेकिन वो आर्मर्ड नाइट अपने पैरों को मोड़ता है और एक बहुत ही खतरनाक पावर को अनलीश करता है। अचानक से ही वो तेजी से बढ़ते हुए आगे की तरफ आता है और वीर के सामने भागता हुआ जाता है। वीर अपनी आंखों के सामने के इस नजारे को देखकर शॉक में रह जाता है। उसके बाद फिर वो जेड स्किन गॉड लाइट का इस्तेमाल करके उसे उस नाइट के अगेंस्ट पंच करता है। उससे टकराने के बाद वहां पर मेटल से मेटल के टकराने की आवाज गूंजती है, लेकिन उस नाइट को कोई चोट नहीं पहुंचती है। लेकिन वीर को अपना हाथ सुन्न महसूस हो रहा था। वीर फिर तुरंत ही अपने रैबिट शूज को बुलाता है और उस नाइट के हाथ को अवॉइड कर देता है जो एक बार फिर से उसकी तरफ आ रहा था। वीर को लगा था कि रैबिट शूज के अंदर वो आर्मर्ड नाइट फिर उसे पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन फिर उस नाइट की स्पीड एक बार फिर से बढ़ जाती है और वो एक्चुअल में खुद को रैबिट शूज से कहीं ज्यादा फास्ट रिवील कर देता है। वो बहुत ही जल्द वीर के करीब आ जाता है और वीर चाहकर भी डॉज नहीं कर पाता है। वो वीर की बॉडी को बस इतनी आसानी से ऐसे पकड़ लेता है जैसे कि मानो वो कोई डॉल पकड़ रहा हो। ये देखकर वीर इस समय बहुत ही ज्यादा शॉक्ड था, पर फिर उसी पल ही उसे एहसास होता है कि उस नाइट के हाथ से किसी भी तरह की कोई फोर्स नहीं निकल रही थी। उसने वीर को अपनी हथेली पर रख लिया था और किसी भी तरह से वीर को कोई चोट नहीं पहुंचाई थी। उस नाइट का हाथ वीर उसके दिल के पास मूव करता है और वो वही जगह थी जहां पर वो लिटिल मिंग्स सक हुए थे।
वीर उन लिटिल मिंक्स की पावर को सिम्युलेट करता है और फिर अपना हाथ उस नाइट के दिल के अगेंस्ट रखता है और फिर बहुत ही जल्द उस नाइट का दिल एक बार फिर से रोशन हो जाता है। वो लाइट फिर वीर पर शाइन होती है और उसे अंदर की तरफ खींच लेती है। वीर को अपनी बॉडी ऐसे महसूस होती है जैसे कि मानो वो रेड मिस्ट के थ्रू कवर हो गई हो। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कि मानो वो डूब रहा हो। जब वीर की बॉडी फाइनली रुकती है तब वो देखता है कि वो 7 मिंक्स भी ठीक उसके ही बगल में उसी रेड मिस्ट में ही कवर्ड हैं। वो रेड मिस्ट फिर खुद को वीर के आसपास ककून कर लेती है। जैसे ही वो मिस्ट खुद को वीर से अटैच करती है, एक अजीब सा मैसेज वीर के ब्रेन में घुस जाता है। वीर को पता चलता है कि वो उन लिटिल मिंक्स के ख्यालों को पढ़ सकता है, प्राइमरीली इसलिए क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा छोटे और सिंपल हैं। उनकी सिंप्लिसिटी की वजह से उनके इमोशंस समझने में बहुत ही ज्यादा आसान थे। ह्यूमंस के ठीक ऑपोजिट, जिनके पास कॉम्प्लेक्स वैरायटी की फीलिंग्स होती हैं। वो एक ऐसी चीज थी जो कि शब्दों में एक्सप्लेन नहीं की जा सकती थी। और सबसे ज्यादा अजीब चीज तब हुई थी जब वीर नोटिस करता है कि वो आर्मर्ड नाइट उसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। वो बता रहा था कि कैसे कोई उस पर कंट्रोल हासिल कर सकता है। उस नाइट का नाम रेड मिस्ट किंग था। वीर उसके डिस्क्रिप्शंस को पढ़ता है और उसे पता चलता है कि वो किसी वॉर मशीन के जैसा है, ठीक वैसा ही जैसा वीर ने पृथ्वी ग्रह पर इस्तेमाल किया था। लेकिन रेड मिस्ट किंग सर्किट्स और इलेक्ट्रिसिटी से नहीं बना था, वो एक्चुअल में सिनोजेनिक मटेरियल से बना हुआ था। वीर को उसे कंट्रोल करने के लिए बटन्स की भी जरूरत नहीं थी। रेड मिस्ट पावर के अलावा उसे केवल अपने माइंड को इस्तेमाल करने की जरूरत थी। एक विस्काउंट को उस मशीन को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा रेड मिस्ट पावर नहीं लगी थी। इसके अलावा रेड मिस्ट किंग ने भी अपनी खुद की पावर को जनरेट किया था। वो बहुत से सिनोजेनिक मटेरियल से बना हुआ था और उसमें बहुत ही कमाल की स्ट्रेंथ भी मौजूद थी। लेकिन जितनी बार भी वो इस्तेमाल होता था, उसके अंदर की कुछ एनर्जी भी कंज्यूम हो जाती थी। और यही वजह थी कि उसकी एनर्जी को वापस भरने के लिए उसमें और सिनोजेनिक मटेरियल्स डालने की जरूरत होती है। वीर सेंस करता है कि उस रेड मिस्ट किंग की ज्यादातर एनर्जी खर्च हो गई है और अब उसके पास केवल उसकी 9% एनर्जी ही बाकी रह गई है। हालांकि ये बात और थी कि वीर को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये काम किस तरह से करता है। वो 7 मिंक्स बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। इसके अलावा उनके ख्याल भी रेड मिस्ट किंग को कंट्रोल कर सकते थे। वो रेड मिस्ट किंग फिर अपने थ्रोन पर वापस लौट जाता है और अपनी पहली वाली जगह पर बैठ जाता है। वीर को लगा था कि वो मिंक्स केवल एक ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन फिर अगले ही पल उस पैलेस के इक्विपमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। एक घुमाव के साथ उन इक्विपमेंट की लाइट्स फिर चमकना शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि वो थ्रोन खुद शाइन करना शुरू कर देता है। और फिर उसके बाद उस थ्रोन के आसपास के डायमेंशन ट्विस्ट होना शुरू हो जाते हैं। इससे पहले कि वीर रिएक्ट कर पाता, उसे उस जगह की स्पेस ट्विस्ट होती हुई नजर आती है। रेड मिस्ट किंग बाहर निकल जाता है और फिर वो प्लेनेट पर मौजूद एक टेलीपोर्टर के पास नजर आने लगता है। वो लिटिल मिंक्स खुशी खुशी रेड मिस्ट किंग को उस टेलीपोर्टर के बाहर गाइड करके ले जाते हैं और फिर वीर ने जो देखा था उसे देखकर वो सरप्राइज्ड रह गया था। वहां चारों तरफ मशीन्स नजर आ रही थी जो देखने में रेड मिस्ट किंग के जैसे नजर आ रही थी। वो हर एक मशीन अलग अलग शेप और साइज की थी। कुछ बीस्ट्स और बग्स के जैसी थी और कुछ तो ऐसी थी जो लाइव स्टॉक के जैसी नजर आ रही थी। इसके अलावा वहां पर मौजूद बिल्डिंग्स भी उसी मिलते जुलते मटेरियल से बनी हुई थी। वो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई मैकेनिकल प्लैनेट सीधा किसी साई-फाई मूवी से निकल कर आया हो। वीर ने अब तक हर तरह के अलग अलग सिनोजेनिक मटेरियल्स देखे थे, लेकिन ये पहली बार था जब वीर ने इस तरह का कुछ देखा था। वीर अच्छे से जानता था कि उनके अंदर
कुछ न कुछ ऐसा जरूर है जो लिटिल मिंक्स की ही तरह उन्हें कंट्रोल कर रहा है। क्या इन मशीन्स के अंदर भी दूसरे मिंक्स मौजूद हैं? क्या इनकी पूरी रेस मौजूद है? इस ख्याल भर से ही वीर शॉक्ड रह गया था। पर जैसे ही रेड मिस्ट किंग उस टेलीपोर्टर में से बाहर निकल कर आया था, वैसे ही वहां पर अलार्म की आवाजें गूंजना शुरू हो जाती हैं और फिर वहां पर एक लैंग्वेज नजर आती है, एक ऐसी लैंग्वेज जिसे वीर समझ नहीं पा रहा था। उस पल में सभी सिनेजेनिक मटेरियल मशीन्स फिर रेड मिस्ट किंग की तरफ पलट कर देखने लग जाती हैं। वीर के हिसाब से चीजें काफी ज्यादा खराब हो गई हैं। अगले ही पल फिर वहां पर मौजूद बहुत सी सिनेजेनिक मशीन्स वीर की तरफ आना शुरू कर देती हैं। इसके अलावा वो सब की सब रेड मिस्ट किंग की तरफ एम कर रहे थे। उनके हथियार किसी लेजर के जैसे थे और वो रेड मिस्ट किंग की तरफ फायर करना शुरू कर देते हैं। वीर देख सकता था कि ज्यादातर लेजर्स के पास विस्काउंट क्लास की स्ट्रेंथ मौजूद है, लेकिन कुछ के पास अर्ल क्लास की स्ट्रेंथ मौजूद थी। और फिर बूम! जैसे ही वहां पर तहलका मचना शुरू होता है, रेड मिस्ट किंग एक क्रैश के साथ ऊपर बिल्डिंग की तरफ ऊंचा उड़ जाता है। वीर को हर एक मूवमेंट महसूस हो रही थी, लेकिन रेड मिस्ट किंग को किसी भी तरह की चोट नहीं आई थी। वो लिटिल मिंक्स उस मिस्ट के चारों ओर रोल कर रहे थे और देखने में काफी ज्यादा अनॉयड नजर आ रहे थे। और फिर वीर देखता है कि उस आर्मर के जॉइंट्स लाल रंग से शाइन होना शुरू हो गए हैं। वो मिंक्स उस रेड मिस्ट किंग की मुट्ठियां कंट्रोल करते हैं, जो कि अब आग के साथ जल रही थी। वो रेड मिस्ट किंग फिर आगे की तरफ बढ़ता है और एक ओपोनेंट को पंच करता है और फिर बूम! उस मुट्ठी में से लाइट की एक बड़ी सी बीम निकलती है, जो चारों ओर मौजूद स्ट्रीट्स, बिल्डिंग्स और सिनेजेनिक मशीन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। उस फोर्स के अंदर सब कुछ या तो टूट जाता है या फिर मेल्ट हो जाता है। एक बिल्डिंग जो कि कुछ सैकड़ों मीटर्स लंबी थी, वो वेपोराइज हो गई थी और वहां पर फिर केवल एक 10 मीटर गहरा गड्ढा ही बचता है। लेकिन डिस्ट्रक्शन का वो रास्ता बढ़ता ही जा रहा था, जैसे कि मानो दुनिया का अंत हो गया हो। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वहां पर मौजूद सब कुछ मिट गया हो। लेकिन वो रेड मिस्ट कहीं से भी ऐसी नहीं लग रही थी जैसे कि वो उस प्लैनेट के सरफेस को बाउंड कर रही हो। वो एटमॉस्फेयर पर ऐसे पहुंच जाती है जैसे कि मानो वो स्पेस में जा रही हो। ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो पंच तो एक किंग क्लास एलीट के बराबर का था। ये तो बहुत ही ज्यादा डरावनी बात है। वीर इस समय शॉक के मारे फ्रीज हो गया था। लेकिन उस शुरुआती शॉक के बाद और भी सरप्राइजेस आते जा रहे थे। वो रेड मिस्ट किंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और इसके अलावा वीर उसे कंट्रोल कर सकता था। इसका मतलब ये हुआ कि वीर भी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता था और उसके पास डरने की कोई वजह नहीं थी। अगर नाइट रिवर किंग एक बार फिर से उसे प्रोवोक करता है तो फिर चाहे वो नाइट रिवर किंग एक किंग हो या ना हो, लेकिन वीर फिर भी उसे ऊपर आसमान की तरफ पंच कर सकता है। लेकिन वीर का वो सपना तुरंत ही टूट भी जाता है। उसकी वजह ये थी कि उस रेड मिस्ट ने वीर को बहुत सी इंफॉर्मेशन दी थी, लेकिन उनमें से एक अलर्ट वीर को अब ये वार्न कर रहा था कि उसके एनर्जी रिजर्व्स बहुत ही ज्यादा लो हैं। वो इस समय 1% से भी नीचे रह गए थे, 0.75% की फिगर पर। एक पंच ने इसकी एनर्जी का 9% ले लिया है। वीर इस समय शॉक्ड रह गया था। वीर अब फिर हिचकिचाने की हिम्मत भी नहीं करता है। वो उन 7 लिटिल मिंक्स को करीब खींचता है ताकि वो लोग उस रेड मिस्ट किंग को और आगे पायलट करने से रोक सके। वीर फिर उसका कंट्रोल लेने का डिसाइड करता है और भागता हुआ उसे वापस टेलीपोर्टर की तरफ ले जाता है। वहां की डायमेंशंस एक बार फिर से ट्विस्ट होती हैं और फिर वो लोग उस एरिया से गायब हो जाते हैं, जैसे कि वहां का भंवर अनट्विस्ट होता है और उन्हें नॉर्मल स्पेस में वापस भेज देता है। वो लोग खुद को रेड कॉपर पैलेस में वापस पाते हैं।
ये देखकर वीर राहत की सांस लेता है, लेकिन वो 7 लिटिल मिंग्स बहुत ही ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे थे। वीर तुरंत ही उनके माइंड्स को स्कैन करता है और उसे स्कैन करने के बाद उसे ये समझ में आ जाता है कि वो लोग इस समय इस तरह से गुस्से में क्यों हैं। जितना वीर को समझ में आ रहा था, वो लोग इस तरह से खुशी खुशी इसलिए अंदर गए थे क्योंकि वो लोग घर जाना चाहते थे। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने टेलीपोर्ट किया था, उन लोगों को दुश्मनों की तरह ट्रीट किया गया था और यही उनकी फ्रस्ट्रेशन का सोर्स था। पर फिर वीर उस पंच के बारे में सोचता है। वीर के हिसाब से हो सकता है कि उस प्लेनेट के क्रीचर्स को पूरा हक हो इस तरह से गुस्सा होने का। वीर फिर उन 7 लिटिल मिंग्स को पकड़ता है, जस्ट इन केस वो लोग वापस उस रेड मिस्ट किंग को ड्राइव करने का डिसाइड करते हैं। रेड मिस्ट किंग के पास ऑलमोस्ट कोई एनर्जी नहीं बची थी और इसीलिए वीर इस बात के लिए श्योर नहीं था कि वो टेलीपोर्टर के थ्रू एक और ट्रिप से वापस लौट सकता है या नहीं। और यही वजह थी कि वीर फिर उन लोगों को रेड मिस्ट ऑर्ब में से बाहर निकाल लेता है ताकि वो उन लोगों पर नजर रख सके। वीर फिर इंटरनेट पर सर्च करता है ताकि वो उस रेड मिस्ट ऑर्ब, रेड मिस्ट किंग और उन लिटिल मिंग्स के बारे में जितना हो सके उतना पता कर सके। फॉर्चुनेटली अब जब वीर एक ऐसी टीचर का स्टूडेंट है जो कि हाफ डिफाइड थी, इसीलिए वीर के पास नैरो मून के अक्रॉस कुछ लेवल की अथॉरिटी थी। इसकी वजह से वीर को उस इंफॉर्मेशन का एक्सेस मिल रहा था जिन्हें ऑर्डिनरी रिबेट्स को जानने की इजाजत भी नहीं थी। हालांकि वीर को रेड मिस्ट ऑर्ब के ओरिजिन के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया था, लेकिन उसे रेड मिस्ट मिंग्स और रेड मिस्ट किंग के बारे में पता जरूर चल गया था। जीन यूनिवर्स पर मेका नाम की एक रेस थी, लेकिन सच तो ये था कि वो एक फिक्स्ड रेस नहीं थी, बल्कि एक टाइटल था जिनमें बहुत सी सब स्पीशीज और अलग अलग ब्लड लीनिएजेस शामिल थी। और उनकी इस तरह की एक्सट्रीम डाइवर्सिटी की वजह से मेका को फेदर्स के जैसे हायर रेस नहीं माना जाता था। यहाँ तक कि अगर उनकी स्ट्रेंथ भी कुछ हायर रेसेस से ज्यादा हो तब भी नहीं। यहाँ तक कि अगर एक मेका एक जीन लैंटर्न को जलाने में कामयाब हो भी जाते हैं तब भी वो सभी मेकास को एक हायर रेस के तौर पर इनेबल करने के लिए काफी नहीं है। उन सभी के बीच ब्लड में कुछ ज्यादा ही अंतर था। मेका की सेनोजेनिक स्पेस में पिग्स से लेकर स्नेक्स तक सब कुछ शामिल था। वहां पर अभी भी इतने सारे अलग अलग तरह के क्रीचर्स मौजूद थे जिन्हें मेका माना जाता था कि उन सभी का ट्रैक रखना मुश्किल हो गया था। लेकिन उन सभी के बीच में एक कनेक्टिंग थ्रेड थी और वो चीज थी वो टैलेंट जो सभी मेकास के द्वारा शेयर की जा सकती थी। वो लोग सिनोजेनिक जीन्स को कंज्यूम कर सकते थे और अपनी खुद की बॉडीज के अंदर एक नए मटेरियल को क्रिएट कर सकते थे। वो मेका इन मटेरियल्स का इस्तेमाल करके सिनोजेनिक बैटल्स बॉडीज को क्रिएट करता है, ऐसे क्रिएशंस जो रेड मिस्ट किंग से मिलते जुलते थे, लेकिन उन्हें इस्तेमाल करने के लिए सिनोजेनिक बैटल बॉडीज को एक ऐसी पावर की जरूरत थी जो पूरी तरह से मेका को बिलोंग करती हो। और यही वजह थी कि अगर कोई एक मेका नहीं है और उसके पास एक सिनोजेनिक बैटल बॉडी है तो फिर वो उसे ऑपरेट नहीं कर पाएगा। बिना किसी शक के वो लिटिल मिंग्स मेका को बिलोंग करते हैं और कुछ नहीं तो कम से कम वो सब के सब किसी न किसी तरह से रिलेटेड तो हैं ही। लेकिन अगर ऐसा केस है तो फिर वो लोग यहाँ पर पैदा क्यों हुए हैं और वो रेड मिस्ट मिंग यहाँ पर क्यों है? मेका को सिनोजेनिक बैटल बॉडीज को क्रिएट करने के लिए बहुत सी सिनोजेनिक जीन्स की जरूरत है और उस रेड मिस्ट स्प्रिंग में बहुत सा स्प्रिंग वाटर मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बहुत से सिनोजेनिक्स मरे होंगे। हो ना हो ये दोनों किसी न किसी तरह से तो रिलेटेड हैं। सभी बातों पर गौर करता हुआ वीर मन ही मन सोचता है, लेकिन फिलहाल वो केवल इसी नतीजे पर ही पहुंच पाया था। वो कोई भी और गेसेस नहीं लगा पा रहा था क्योंकि जो इंफॉर्मेशन उसने डिस्कवर की थी उसमें स्पेसिफिकली रेड मिस्ट मिंग्स और रेड मिस्ट किंग के बारे में बात नहीं की गई थी। वीर सिनोजेनिक जीन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके
रेड मिस्ट किंग की एनर्जी को भरने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत ही जल्द उसे एहसास होता है कि ये काम नहीं कर रहा है। ऐसा इसलिए था क्योंकि सिनोजेनिक जीन्स को उन रेड मिस्ट मिंक्स के द्वारा खाने की जरूरत है, जो फिर उस एनर्जी को रिलीज करेंगे जो उन लोगों ने हासिल की थी। ये रेड मिस्ट किंग के लिए टॉप अप प्रोसेस था, लेकिन वो रेड मिस्ट मिंक इस समय बहुत ही ज्यादा छोटे थे और इसीलिए वो लोग कुछ ज्यादा नहीं खा सकते थे, और इसीलिए वो लोग एनर्जी को बहुत ही धीरे जनरेट कर रहे थे। वीर उन 7 लिटिल मिंक्स को जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके और जितनों के वो केपेबल हों उतने बैरन सिनोजेनिक जीन्स खाने देता है। लेकिन ऐसा करने के बाद वो लोग हर दिन जरूरी एनर्जी का केवल 0.01% ही जनरेट करने में कामयाब हो पाए थे, और वो भी तब जब वो सातों के सातों एक साथ काम कर रहे थे। ऐसे में ऊपर वाला ही जाने कि उनकी बैटरीज के पूरी तरह से भरने में कितना और समय लगेगा। वीर ने डिस्कवर किया था कि रेड मिस्ट प्लैनेट जहां पर वो लोग गए थे वो मेका की सिनोजेनिक स्पेस को बिलोंग करता था। रेड मिस्ट किंग का वहां पर आना मेका के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट था और उसके बारे में बहुत ज्यादा न्यूज कवरेज भी थी। वीर को इस बात की खुशी थी कि वो वहां से जल्दी बाहर निकलने में कामयाब हो गया था। अगर मेका किंग क्लास टाइप के लोगों ने उसे ढूंढ लिया होता तो फिर खुद वीर भी नहीं जानता था कि वो वहां से जिंदा निकल पाता या नहीं। प्लैनेट एक्लिप्स काफी समय तक शांत रहा था और फिर कुछ दिनों के बाद ब्लैक स्टील ने वीर को एक मैसेज भेजा था, जहां पर उसने वीर को प्लैनेट ब्लैक मून में इनवाइट किया था ताकि वीर एक सेरेमनी को ऑब्जर्व कर सके। वो सेरेमनी एक नाइफ को बनाने के बारे में थी। हालांकि वो नाइफ ऑलरेडी बना हुआ था, इसलिए ये उस हथियार की एक ओपनिंग सेरेमनी ज्यादा थी। अगर ये एक ऑर्डिनरी नाइफ होता तो ब्लैक फैमिली इस तरह से दूसरों को इनवाइट नहीं करती, लेकिन ये अलग था। ब्लैक मून किंग ने सैकड़ों साल एक किंग क्लास नाइफ को बनाने में गुजारे थे और यही वजह थी कि वो एक सेरेमनी अरेंज करना चाहता था जिसे दूसरे अटेंड कर सके। लेकिन उस सेरेमनी को देखने के लिए ऐसे ही कोई भी क्वालिफाइड नहीं हो गया था। ज्यादातर इनवाइट्स किंग क्लास एलिट्स को भेजे गए थे और बहुत ही कम लोअर लेवल के सबऑर्डिनेट्स अपने अपने किंग्स को फॉलो कर सकते थे। लेकिन वो लोग उस जगह पर अलाउड नहीं थे जहां पर वो सेरेमनी हो रही थी। वीर के अलावा ऐसा कोई भी दूसरा विस्काउंट नहीं था जिसे डायरेक्ट इनविटेशन मिला हो, और केवल 3 या 4 ड्यूक्स को ही डायरेक्ट इनवाइट मिला था, और वो भी ब्लैक मून किंग के दोस्त थे। हालांकि वीर पर्टिकुलरली इस सेरेमनी को अटेंड करने में इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन ईशा ने वीर को बताया था कि ब्लैक मून किंग अपनी सीमा से आगे निकलकर वीर को इस सेरेमनी को देखने के लिए शामिल कर रहा है। इसके अलावा ब्लैक मून किंग ने हमेशा ही वीर के बारे में पॉजिटिव बात ही बोली है, और इसीलिए वीर को भी उस इनवाइट को मानकर वहां पर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सेरेमनी वाले दिन ब्लैक मून किंग वीर को लाने के लिए एक स्पेसक्राफ्ट भेजता है। ईशा को भी एक इनविटेशन मिला था, लेकिन वो जा नहीं रही थी और इसीलिए वीर को अकेले जाना पड़ रहा था। प्लैनेट ब्लैक मून पहुंचने पर ब्लैक स्टील फिर वीर को सेरेमनी देखने के लिए ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता है। वीर को एहसास होता है कि वो उसी स्पॉट पर ही बैठा है जहां पर ईशा को बैठना चाहिए था। इसका ये भी मतलब हुआ कि वीर मून व्हील किंग और कुछ और किंग्स के बगल में बैठा है। रेबेका और विशिका पीछे कहीं खड़े हो सकते थे क्योंकि उन्हें कोई भी सीट्स नहीं दी गई थी, लेकिन वीर इस सिचुएशन को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं था। उसने अपनी जिंदगी में इतना कुछ देखा था कि सोशल ऑकवर्डनेस जैसी छोटी मोटी चीजें अब उसे परेशान नहीं करती थी, और यही वजह थी कि अपनी चाय पीते हुए वो केवल कूल एक्ट कर रहा था। लेकिन किंग चीयर्स को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेते हैं, और यही वजह थी कि उनके हिसाब से वीर केवल एक छोटे कीड़े के जैसा था और इसीलिए उन्हें वीर से बात करने की कोई जरूरत नहीं थी।
इसका मतलब ये था कि कोई भी वीर से बात नहीं कर रहा था। आधे घंटे के बाद भी किसी को भी न तो ब्लैक मून किंग नजर आया था और न ही वो किंग क्लास वेपन जो ब्लैक मून किंग प्रेजेंट करने वाला था। अभी वीर ये सोच ही रहा था कि वो इवेंट कब शुरू होगा कि तभी ब्लैक मून किंग एक स्टोन माउंटेन की पीक के ऊपर अपीयर हो जाता है। मुझे तो लगा था कि ये एक सेरेमनी है, तो फिर ये उस माउंटेन के ऊपर क्या कर रहा है? ब्लैक मून किंग को वहां उस स्टोन माउंटेन के ऊपर देखकर वीर सरप्राइज्ड था और उसी सरप्राइज के साथ वो मन ही मन सोचता है, वो स्टोनी माउंटेन एक वेटस्टोन है, वो किंग क्लास रॉकी जायंट का एक सिनोजेनिक जीन है। सालों पहले ब्लैक फैमिली के एक किंग ने उसे जान से मारा था और तभी से वो उसे एक वेटस्टोन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जब एक किंग क्लास वेपन बनता है तब वो यहाँ पर रिवील होता है। ये तीसरी बार है जब मैंने ये देखा है। अपने चेहरे पर स्माइल के साथ मून व्हील किंग कहता है, क्या किंग क्लास वेपन्स को बनाना इतना ज्यादा मुश्किल है? मून व्हील किंग की बात सुनकर वीर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड रह गया था। ब्लैक फैमिली की इतनी लंबी हिस्ट्री है, लेकिन इतने समय के बाद भी वो लोग अब तक केवल 3 वेपन्स ही बनाने में कामयाब हो पाए हैं। नहीं, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। ब्लैक फैमिली ने 3 से ज्यादा किंग क्लास वेपन्स बनाए हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर क्रीचर्स से ही क्रिएट हुए थे और इसीलिए उन लोगों ने उसे शो ऑफ नहीं किया था। केवल वो किंग क्लास वेपन्स जो कि पूरी तरह से ब्लैक फैमिली के हाथों से क्रिएट हुए हैं, केवल उन्हीं की ही सेरेमनी होती है। अपने चेहरे पर स्माइल के साथ मून व्हील किंग कहता है और फिर कुछ समय का पॉज लेता है। ये सेरेमनी स्पेशल है। ब्लैक मून किंग इसे बहुत ही ज्यादा सीरियसली ले रहा है। उस वेपन का नाम नैरो मून के नाम पर रखा गया है। कुछ पलों का पॉज लेने के बाद मून व्हील किंग कहता है। मून व्हील किंग की बात सुनकर वीर इसे लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस हो गया था और यही सोच रहा था कि वो किस तरह का नाइफ होगा जिसे नैरो मून का टाइटल दिया गया होगा। नैरो मून उतना ही बड़ा है जितने के रिबेट्स खुद हैं। ऐसे में अगर उस ब्लेड का नाम नैरो मून के नाम पर रखा गया है तो फिर उस ब्लेड को स्पेशल होना ही होगा। ब्लैक मून किंग इस तरफ खामोशी से माउंटेन के ऊपर खड़ा हुआ था और फिर उसके बाद वो एक नाइफ को निकालता है। वीर को लगा था कि एक किंग क्लास नाइफ चमकेगा, लेकिन ब्लैक मून किंग के हाथों में मौजूद नाइफ चमक नहीं रहा था। ये एक ऐसा नाइफ था जो किसी क्रिसेंट मून के जैसा नैरो था, लेकिन वो काले रंग का था और उसमें से लाइट का एक कण भी नहीं निकल रहा था। वो रात के अंधेरे के जैसा घना और गहरा था। वीर उस नाइफ की तरफ देखता है और अंदाजा लगाता है कि वो नाइफ जहां तक है केवल करीब 3 फीट ही लंबा है और उसे देखने के बाद वीर इस समय यही सोच रहा था कि आखिर क्यों उस नाइफ को जमीन पर रहकर एक माउंटेन साइज के वेटस्टोन पर शार्प किया गया है। क्योंकि ब्लैक मून किंग ने अभी तक उस नाइफ में फिनिशिंग टचेस ऐड नहीं किए थे, इसलिए वो अपना हाथ माउंटेन पर रखता है और फिर अगले ही पल उस येलोइश माउंटेन में से पानी की वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। वो वेव्स माउंटेन के नीचे राइज होती हैं और ऊपर की तरफ बढ़ते हुए पीक की तरफ जाने लगती हैं। उसके बाद वो सारी की सारी पीक पर इकट्ठा होकर वहां ऊपर पत्थर पर इकट्ठा हो जाती है। उस रॉक में एक गहरा खांचा बना हुआ था और जैसे ही पानी की वो वेव्स उसमें पहुंचती हैं तो नीचे की तरफ पोर होना शुरू हो जाती हैं। ब्लैक मून किंग इस समय वॉटरी स्टोन के सामने खड़ा हुआ था। अपने हाथों में 2 नाइव्स पकड़े हुए वो बहुत ही ज्यादा सीरियस नजर आ रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो उसने अपने हाथ में 2 नाइव्स नहीं बल्कि 2 कुर्बानियों को पकड़ा हुआ। वो ब्लैक ब्लेड ब्लैक मून किंग के द्वारा पत्थर पर प्लांटेड था। वो नाइफ पत्थर से 15 डिग्रीज पर था और उस एंगल से फिर वो उसे ग्राइंड करना शुरू कर देता है। जब वीर
पृथ्वी ग्रह पर था तब उसे लोहारी में इंटरेस्ट आया था, लेकिन वो नाइव्स को बनाने में इंटरेस्टेड नहीं था। जेड स्टील प्रोडक्ट्स को शार्प बनाने के लिए रिफाइंड करना पड़ता है। हालांकि ये बात और थी कि डेविल सोल हथियारों को इस तरह की कोई चीज करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन जीन यूनिवर्स में एक नाइफ को क्रिएट करके उसे रिफाइन करना अलग था। एक ऐसा हथियार जो कि सिनोजेनिक मटेरियल से बना हुआ हो, वो खुद को ठीक कर सकता था, लेकिन वो भी तब जब इस बात को अज्यूम किया जाए कि वो बहुत ही बुरी तरह से डैमेज न हुआ हो। लेकिन कुल मिलाकर मेंटेनेंस और रिफाइनमेंट की कोई जरूरत नहीं थी, वो खुद अपना ध्यान रख सकते हैं। ये पहली बार था जब वीर एक सिनोजेनिक वेपन को क्रिएट करते हुए देख रहा था, जहां एक तरफ वो ये सोच रहा था कि इस तरह के रिफाइनमेंट का मतलब क्या है, वहीं दूसरी तरफ उस नाइफ और वेटस्टोन के बीच में एक लाइट स्पार्क होती है। वो लाइट किसी सनराइज के जैसी ही गर्म थी, और जब कोई करीब से देखेगा तो उसे नजर आएगा कि उस ब्लैक ब्लेड पर टीथ मार्क्स मौजूद हैं। ब्लैक मून किंग उस नाइफ को रिफाइन करना जारी रखता है, और उसके मूवमेंट्स स्लो और मेथोडिकल थे, और वो ग्राइंडिंग ऐसी थी जैसे कि मानो अभी अभी पैदा हुआ कोई बच्चा हल्की हल्की आवाजें निकाल रहा हो। अपनी आंखों के सामने के इस नजारे को देखकर वीर शॉक्ड रह गया था। जाहिर सी बात है कि ये एक जेड स्टील ब्लेड को रिफाइन करने जितना सिंपल नहीं है, और यही वजह थी कि वीर को इस बात की खुशी थी कि वो इस इवेंट को देखने के लिए आया था। हर कोई बहुत ही ध्यान से ब्लैक मून किंग को उस नाइफ को ग्राइंड करते हुए देख रहा था। किसी के भी मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था, क्योंकि उन लोगों को चिंता थी कि कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग ब्लैक मून के फोकस को इंटरप्ट कर दें। वेटस्टोन के अपने तीसरे पास में वो ब्लैक नाइफ फिर एक अजीब सी लाइट के साथ ग्लो करना शुरू कर देता है। वो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो कोई नुकीला और खुरदुरा मून राइज हो रहा हो। उसकी गर्म और क्लियर लाइट नीचे की तरफ आ रही थी, जिसे देखकर देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए थे। हर किसी को ऐसा लग रहा था जैसे मानो उस लाइट के ग्लेयर के अंदर वो सारे के सारे अपने शरीर पर बिना किसी कपड़ों के वहां पर ऐसे खड़े हुए हैं, और वो लोग ये इमेजिन कर रहे थे जैसे कि उस लाइट ने उन लोगों के शरीर से एक एक रोया साफ कर दिया था। और फिर चौथे पास के बाद उस मून लाइक नाइफ पर एक और टूथ नजर आना शुरू हो गया था। जितनी बार भी ब्लैक मून किंग उस नाइफ को वेटस्टोन के अगेंस्ट ग्राइंड करता था, उतनी बार एक मून टूथ वहां पर राइज हो जाता था। शुरू में तो वो छोटे छोटे से थे, लेकिन फिर बहुत ही जल्द एक फुल मून आकार लेना शुरू कर देता है, और फिर एक ब्रोकन मून, और फिर उसके बाद वो पूरी तरह से वहां से गायब हो जाता है। माउंटेन के ऊपर मौजूद वो मून बदलता रहता है। बहुत सी ठंडी मून लाइट नीचे आती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि नैरो मून और वो मून लाइट दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ आपस में इंटरैक्ट कर रहे हों। जब मून और शैडोज कंबाइन हुए थे, तब वो नजारा देखने में बहुत ही मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरी की पूरी दुनिया में केवल नाइफ और मून ही बचे हुए हों, और इस वजह से लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि मानो वो नशे में हो। ग्राइंडिंग की वो आवाजें ऑडियंस के कानों में गूंजती जा रही थी। जितनी बार भी नाइफ उस स्टोन के अक्रॉस स्क्रैप होता था, उतनी बार मून लाइट ऊपर आसमान से और भी कहीं ज्यादा ब्राइटनेस के साथ उस नाइफ से आकर जुड़ जाती थी। डार्क से ब्राइट, ब्राइट से डार्क, वो अजीब सा सीन फेड होना शुरू हो गया था, और वो नाइफ शार्प हो गया था। अब वहां पर ऑब्जर्व करने के लिए और कोई भी नाइफ लाइट नहीं रह गई थी। किसी गहरे अंधेरे के जैसे वहां पर पूरी तरह से काला पड़ा हुआ था। उसी समय पर ब्लैक मून किंग उस नाइफ को वेटस्टोन से अलग कर देता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उस नाइफ को शार्प करने का काम खत्म हो गया है। और रही बात माउंटेन पर मौजूद वाटर वेव्स की, तो वो और ज्यादा से ज्यादा छोटी होती हुई
वहां से गायब हो गई थी और वो माउंटेन अपने येलो कलर में वापस लौट आया था। क्या इसने उसे ग्राइंड करना बंद कर दिया है? वीर को इस बारे में बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था और इसीलिए वो मन ही मन सोचता है। अभी वीर इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी ब्लैक मून किंग नाइफ के साथ नीचे माउंटेन पर चलना शुरू कर देता है। चलते हुए वो उन पवेलियंस के सामने चला जाता है जहां से वीर सब कुछ देख रहा था। वीर अपने आसपास मौजूद किंग्स को नर्वस होता हुआ महसूस कर रहा था। हो सकता है कि वो किसी तरह की एक्साइटमेंट हो, पर जो भी था ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। मूनवील, क्या तुम इस नाइफ की स्पिरिट को ओपन कर सकते हो? ब्लैक मून किंग अपने दोनों हाथों में नाइफ को पकड़कर सिंसियरली मूनवील किंग के सामने बाव डाउन करता है। अगर मैं इस नाइफ की स्पिरिट को ओपन कर पाऊंगा तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। अपनी जगह से नीचे खड़े होते हुए मूनवील किंग कहता है। उसके बाद मूनवील किंग पवेलियन से एग्जिट करके ब्लैक मून किंग के साथ जाने लगता है। उसके बाद वो बहुत ही केयरफुली उस नाइफ को ब्लैक मून किंग से एक्सेप्ट कर लेता है। रेबेका और विशिका अपने अपने पिता को नैरो मून ब्लेड की स्पिरिट को ओपन करने के लिए जाता हुआ देखते हैं। वो दोनों देखने में बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे थे, लेकिन बाकी के दूसरे किंग्स डिसअपॉइंटेड नजर आ रहे थे। इसे ओपन करने के लिए प्लीज अपनी मून व्हील पावर्स का इस्तेमाल करो। ब्लैक मून किंग उस नाइफ को मून व्हील किंग को पकड़ाता है और अपनी आवाज में गहरी सीरियसनेस के साथ कहता है। अपनी आंखों के सामने के इस नजारे को देखकर हर कोई शॉक्ड रह गया था और वीर को इस बात का रत्ती भर भी आइडिया नहीं था कि वहां पर क्या चल रहा है, और इसीलिए वो बहुत ही ध्यान से सब कुछ देखता रहता है। ब्लैक मून किंग की बात सुनकर मून व्हील किंग अपनी गर्दन हिलाता है और उस ब्लेड को अपने हाथों में ले लेता है। देखते ही देखते उसकी बॉडी मून लाइट के साथ ग्लो होना शुरू हो जाती है। ब्लैक मून किंग फिर वापस पवेलियन पर गिर जाता है। वीर मून व्हील किंग की तरफ देखता है। उसने सुना था कि मून व्हील किंग ईशा के जितना ही स्ट्रांग है, लेकिन एक्चुअल में वीर को उसके बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं पता था। और जब वीर ने उससे बात की थी तब वो वीर को कहीं से भी रिमार्केबल नजर नहीं आया था। वो केवल किसी एवरेज अधेड़ उम्र के आदमी के जैसा था, लेकिन अब उसने अपने हाथ में वो प्रेस्टीजियस नाइफ पकड़ा हुआ था, जहां उसे उस नाइफ की पावर को खोजकर निकालने का काम सौंपा गया था। वो इस समय रेडियंट मून लाइट के एलिगेंस में कवर्ड था। वो इस समय किसी एंजल के जैसा था जो अभी अभी आसमान से आया हुआ हो और धूल का हल्का सा भी अंश उसे छूने के बारे में सोच भी नहीं सकता हो। वो मून लाइट फिर उस ब्लैक वेपन में फ्लोट हो जाती है और बहुत ही जल्द उसकी बॉडी लिट हो जाती है। हालांकि ये बात और थी कि वो काफी ज्यादा शाइन नहीं कर रही थी, क्योंकि वो केवल मून लाइट थी। वहां पर आग का कोई साइन नहीं था, पर फिर भी वो जेंटल महसूस हो रही थी, काफी ज्यादा खामोश और गर्म। और फिर हर किसी का नाइफ बज होना शुरू हो जाता है। सारे के सारे नाइव्स अपने अपने मयान से बाहर निकल कर आना चाहते थे। वीर अपने पास मौजूद गोस्ट टीथ नाइफ की तरफ देखता है। हालांकि उसमें से कोई आवाज तो नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी वो देखने में प्रतिकूल लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो उसे अपने ही जैसे कोई पसंद नहीं आ रहा है। वो मूनलाइट फिर और ज्यादा से ज्यादा ठंडी होनी शुरू हो जाती है और नैरो मून के सभी नाइव्स चिल्लाना शुरू कर देते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो वो सब के सब वाकई में एक नए किंग के जन्म का स्वागत कर रहे हो। पर वीर के इंटरेस्ट का सबसे बड़ा पॉइंट किंग क्लास वेपन पर नहीं था। वो पूरी तरह से उस पावर के बारे में था जो मून व्हील किंग ने उसमें इंसर्ट किया था। ईशा के ऑपोजिट मून व्हील किंग की पावर प्योर थी। मून व्हील किंग की पावर सॉफ्ट थी। वो कहीं से भी खतरनाक नजर नहीं आ रही थी और इसीलिए उसे इग्नोर करना आसान होगा।
लेकिन वीर उस पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा था। इनफैक्ट वो नॉर्मल से कहीं ज्यादा अलर्ट महसूस कर रहा था। लेकिन वीर का फोकस मून व्हील किंग की पावर पर केवल इसलिए नहीं था क्योंकि वो स्ट्रांग था, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वो पावर उसे मून की याद दिला रही थी, वो जीन आर्ट जो ईशा ने उसे दी थी। मून एक सॉफ्टवेयर जीन आर्ट थी। लाइट को क्रिएट करने के लिए एक बीइंग प्योर पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। जब ईशा ने वीर को मून जीन आर्ट दी थी तब उसने वीर को यह नहीं दिखाया था कि उसे किस तरह से परफॉर्म करते हैं। वीर का मानना था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वो खुद मून के साथ बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस्ड नहीं थी। और चलो एक टाइम के लिए ये मान भी लिया जाए कि उसे पता है कि मून को किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, तब भी वो उसे बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर सकती थी। और ऐसा इसलिए था क्योंकि ईशा की पावर बहुत ही ज्यादा बेरहम थी। उसमें सॉफ्ट निपुणता की कमी थी जो मून जीन आर्ट में जरूरी होती है। मून जैसी एक जीन आर्ट में जेंटल टच की जरूरत होती है और इसीलिए ईशा उसे सीख नहीं सकती थी। जब से ईशा ने वीर को वो मून जीन आर्ट दी थी तब से वीर यही सोच रहा था कि आखिर ईशा क्यों चाहती है कि वीर उसे सीखे। आफ्टर ऑल वीर ने आज तक ईशा को अपनी जेंटल पावर नहीं दिखाई थी और ईशा ने खुद भी उसमें महारत हासिल नहीं की थी। पर उसके बावजूद ईशा ने वीर को मून जीन आर्ट सीखने के लिए दिया है। इस बारे में काफी देर तक सोच विचार करने के बाद फाइनली वीर को उसके पीछे की वजह समझ में आ गई थी। ईशा को अभी भी वीर पर शक है। रेड मिस्ट वैली में हुई बैटल्स में अपने टैलेंट को दिखाने के बाद भी ईशा का वीर पर से शक गया नहीं था। ऐसे में हो सकता है कि मून जीन आर्ट वीर के लिए एक और टेस्ट ही हो। वीर चीजों को ईशा के नजरिए से सोचने की कोशिश करता है और ऐसा करके वीर के लिए सब कुछ समझना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। अगर वीर टीथ नाइफ के साथ बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर लेता है लेकिन नई जीन आर्ट के दूसरे ब्रांड के साथ अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है, तब ईशा के लिए उस पर शक करने के लिए बहुत वजह हो जाएगी। जाहिर सी बात है वीर एक्चुअल में इस बात के लिए कंफर्म नहीं हो सकता था कि वो जो सोच रहा है ईशा के दिमाग में एक्चुअल में वही चल रहा है या नहीं। लेकिन इसके बावजूद वीर एक्सपोज्ड होने से अवॉइड करने के लिए उसे लगातार प्रैक्टिस करता जा रहा था और अब मून व्हील किंग की पावर वीर को और कहीं ज्यादा जेंटल पावर्स के बारे में समझ पाना अलाउ कर रही थी। हालांकि ये बात और थी कि वीर डायरेक्टली उस पावर को महसूस नहीं कर पा रहा था जो मून व्हील किंग इस्तेमाल कर रहा था। अगर वो उसे महसूस कर पा रहा होता तो फिर वीर और भी कहीं ज्यादा सीखने में कामयाब हो जाता और फिर बूम। अभी वीर इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उसे आसमान में एक मून अपीयर होता हुआ नजर आता है। वो मून लाइट फिर उस वेपन के अक्रॉस इकट्ठा हो जाती है जिसे मून व्हील किंग ने पकड़ा हुआ था। मून व्हील किंग फिर ऊपर आसमान की तरफ स्लैश होता है। वो कर्व देखने में एक एक्चुअल मून के जैसा नजर आ रहा था जो हवा के थ्रू स्लाइस हो रहा था और फिर वो मून बिना हिले डुले ऊपर आसमान में नजर आने लगता है। हर किसी के नाइव्स फिर अपने अपने मयानों में से बाहर निकल आते हैं क्योंकि अब वो खुद पर और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। इससे जरूर ही काम बन जाएगा। मून व्हील किंग फिर अपनी लाइट अलग कर देता है और नैरो मून नाइफ को वापस ब्लैक मून किंग को दे देता है। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। ब्लेड की स्पिरिट को अनलॉक करने के लिए तुम्हारी मून व्हील पावर की असिस्टेंस के बिना ये इतना ज्यादा परफेक्ट नहीं होता। ब्लैक मून किंग इस समय बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहा था और मून व्हील किंग से उस नाइफ को एक्सेप्ट करते हुए वो अपने चेहरे पर खुशी के साथ कहता है। वीर इस समय उस नाइफ लाइट की तरफ देख रहा था जो किसी मून के जैसे ऊपर आसमान में लटकी हुई थी। समय के साथ साथ फेड होने के बजाय वो बस अपनी जगह पर वैसी की वैसी ही थी और किसी जेन्युइन मून के जैसी लटकी हुई थी।
ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो नाइट लाइफ अभी तक फेड नहीं हुई है। अगर मून व्हील किंग जबरदस्ती उसे नहीं हटाता है तो मैं श्योर नहीं हूं कि वो कितनी देर तक ऐसे ही टिकेगा। क्या ये वहां पर हमेशा हमेशा के लिए रहेगा? वीर मन ही मन सोचता है। इस तरह की जेंटल पावर ने उसे सरप्राइज कर दिया था। टीथ नाइफ की पावर्स चीजों को तोड़ सकती थी, लेकिन वो रॉ स्ट्रेंथ का एक एग्जाम्पल थी। वो अपने ओपोनेंट्स को तेज फोर्स के थ्रू कंज्यूम कर लेती है, लेकिन मून व्हील किंग की नाइट लाइफ इस तरह की नहीं थी। वो पावर इकट्ठा होकर एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा अफेक्ट नहीं हुई थी, वो फेड नहीं हुई थी, और ये सोचना भर भी बहुत ज्यादा खतरनाक और डरावना था। एक लड़ाई में अगर एक स्ट्राइक अपने टारगेट को हिट नहीं करती है तो फिर पावर गायब हो जाती है, लेकिन मून व्हील किंग की नाइट लाइफ बिल्कुल भी नहीं गई थी। वो अभी भी किसी टाइम बॉम्ब के जैसे वहीं की वहीं पर ही थी। अगर मून व्हील किंग अभी भी उसे कंट्रोल कर सकता है तो ये और भी कहीं ज्यादा खतरनाक बात होगी। ये काफी हद तक वीर के सेविंग मनी से मिलता जुलता था, लेकिन बिना टाइम लिमिटेशन के। पर चाहे जो भी हो, ये वीर के हिसाब से काफी ज्यादा मायने रखता था, और यही वजह थी कि वो थोड़ा समय निकालकर मून व्हील किंग की नाइट लाइफ के बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानना चाहता था। पर अफसोस वो ऐसा कर नहीं सकता था। हाँ, वो नाइट लाइफ अभी भी आसमान में थी, लेकिन वीर के पास कोई एयरक्राफ्ट नहीं था जिससे वो उसके करीब पहुंच सके।